दोस्तों मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये मैक्स स्ट्रेंथ नेक्रोमेंसर का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का मिक्सअप है। मैंने दोनों पार्ट्स को आपस में मिला दिया है और जिन लोगों ने पहले पार्ट को देख रखा है तो उन्हें फर्स्ट पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं और स्किप करने का बटन तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं तो तुम लोग शुरुआत से देखो यार। एपिसोड की शुरुआत साउथ सिटी की 4th कॉलेज से होती है। हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट से कहता है कि बच्चों आज तुम लोगों की जिंदगी चेंज होने वाली है, तुम लोगों को जॉब्स मिलेंगी और तुम लोग प्लेयर बनने वाले हो और तुम लोग किसी दूसरी दुनिया के अंदर कदम रखने वाले हो। प्रिंसिपल उन लोगों को बताता है कि सर्कल का सिस्टम उनके कैरियर को निर्धारित करेगा। वो लोग एक ताकतवर स्वॉर्डमैन भी बन सकते हैं या फिर इनविंसिबल नाइट भी, या फिर वो स्विफ्ट असैसिन भी बन सकते हैं, या फिर आखिरी में एक ताकतवर मेज। सारी चीजें किस्मत के ऊपर डिपेंड करती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छे अच्छे और ताकतवर प्रोफेशन मिलेंगे। इसके बाद वहाँ पे मैजिक सर्कल शुरू हो जाती है। हम लोग वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम क्यों यू था। यू असल में यहाँ पे भाई टेलीपोर्ट हुआ है और इसको 20 साल हो चुके हैं इस बॉडी के अंदर रिबॉर्न हुए। असली हीरो का नाम टियान जियान है, लेकिन हम इसको यू ही कहेंगे क्योंकि बोलने में कंफर्टेबल है। यू भाई एक दूसरी दुनिया से आया है जो कि अर्थ के पैरेलल है, यानी कि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन वो दुनिया बिल्कुल अलग है अर्थ के मुकाबले में। उस दुनिया के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए, कई सारे डंजन्स आ गए जिन्होंने इंसानों को मार गिराया और कई सारे लोग प्लेयर्स बने और उनके अंदर अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ गई और वहाँ पे मॉन्स्टर्स का शिकार करके खुद को लेवल अप करवाया जा सकता है और अपनी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। हमें यू की पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता है और ना ही हमें उस पैरेलल दुनिया के बारे में बताया जाता है। ऑथर ने इसे अभी भी राज रखा है। जिसके बाद सर्कल का सिस्टम यू से पूछता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, क्या उसके करियर को शुरू किया जाए, जिस पर यू आगे से कहता है कि हाँ उसे बाहर निकाला जाए। यू हमें यहाँ पे बताता है कि जो ओरिजिनल ओनर है उसकी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा अच्छी है बैकग्राउंड के मामले में, इसलिए यू की फैमिली की वजह से काफी ज्यादा हेल्प होने वाली थी उसके कैरियर के चूज करने में। इसके बाद यू के प्रोफेशन को वहाँ पे शुरू किया जाता है और यू को एक हिडन प्रोफेशन मिलता है जो कि मेज का था। आसान शब्दों में वो एक नेक्रोमेंसर बन चुका था, यानी कि वो सोल्स को कंट्रोल और समन कर सकता था, जिससे यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको नेक्रोमेंसन का प्रोफेशन मिला है। ये प्रोफेशन काफी ज्यादा रेयर होता है और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दो लोगों के पास ये प्रोफेशन होता है और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रोफेशन माना जाता है। हमें नेक्रोमेंसी के बारे में पहले से ही पता है कि एक अकेला बंदा अपनी माना के साथ पूरी की पूरी सेना खड़ा कर सकता है, वो भी उस सेना के अंदर कई सारे टॉप नॉच के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर रहे होंगे और साथ ही में कुछ हीरोज भी हो सकते हैं। इसीलिए अब यू को उसके फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वो आसानी के साथ कहीं भी जा सकता था। जिसके बाद यू अपने प्रोफेशन पैनल को देखता है जहाँ पे बाकी एट्रीब्यूट्स वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन जो स्पिरिट यानी कि माना था वो बिल्कुल जोरो था, जिससे भाई यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बिना माना के उसकी नेक्रोमेंसी वाले स्किल्स और प्रोफेशन किसी भी काम के नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एस लेवल का प्रोफेशन या फिर पावर कुछ भी हो लेकिन बिना माना के वो बिल्कुल यूजलेस होता है। इसीलिए यू की लाइफ फिर से खतरे में आ चुकी थी, लेकिन उसी टाइम पे यू के ऊपर बहुत ज्यादा पावर आने लगती है और यू को पता चलता है कि उसने किसी हीरो की इच्छा को जीत लिया है, इसीलिए उसके पास टैलेंट की बरसात होने लगी है। इसके बाद हमें यू के टैलेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था मेज हार्ट ऑफ द ब्रेव। इस टैलेंट की वजह से अगर यू किसी एनिमी को मारता है तो फिर उसके एट्रीब्यूट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि यू अपने माना को रिकवर कर सकता था अगर वो एनिमी को मारता है, जिससे यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पिछली लाइफ के अंदर भी ऐसी कोई भी चीज नहीं सुनी थी कि कोई बंदा अपने एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता था, वो भी किसी को मार के। क्योंकि एट्रीब्यूट को बढ़ाने के लिए सिर्फ खुद की कल्टीवेशन के ऊपर ही निर्भर रहा जा सकता है, जिससे यू को पता चल जाता है कि हार्ट ऑफ द ब्रेव ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है और ये एक पैसिव टैलेंट की तरह था, यानी कि जब तक यू एनिमीज को मारता जाएगा तब तक उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि यू इस एबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता था, इसलिए यू फैसला करता है कि वो अपने स्ट्रेंथ और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स को 1000 या फिर 10,000 पहुंचने तक का वेट करेगा। जिसके बाद वो इस स्किल का यूज करेगा, जिसके बाद उसके सारे एट्रीब्यूट्स न्यूलीफाई हो जाएंगे, यानी कि वो सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि अगर यू की स्ट्रेंथ 1000 है तो फिर उसका माना भी 1000 हो जाएगा। ये स्किल ऐसे काम करती है, इसीलिए यू अब एक मॉन्स्टर बनने वाला था। जिसके बाद यू सिस्टम से कहता है कि वो 10 पॉइंट को स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर दे। इसके बाद सिस्टम ऐसा ही करता है और यू की स्ट्रेंथ 20 हो जाती है और उसका माना 0 था। इसके बाद अगला पड़ाव बिगनर टास्क था, जिसको प्लेयर को प्रोफेशन देने के बाद दिया जाता है, जिससे प्लेयर अपनी क्लास को सेटिस्फाई कर सकेगा कि वो किस लेवल पे है। हम लोग देखते हैं कि यू को एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे एक लड़की थी। वो लड़की यू से कहती है कि उसका नाम एलन है और वो यहाँ पे यू के गाइड की तरह आई है और यू उसे कुछ
भी पूछ सकता है। यू अपने मन के अंदर सोचता है कितनी सुंदर एनपीसी है, इसीलिए सारे गेमर्स अकेले रहते हैं। यू एलन से कहता है कि वो यहाँ पे बिगनर टास्क को देने के लिए आया है और यू के जो रिवॉर्ड है वो उसको अभी दे दिए जाएं। एलन आगे से कहती है ठीक है, उसके टास्क को अभी शुरू किया जाता है, जिसके बाद एलन बिगनर लेवल के रिवॉर्ड्स को यू को दे देती है। हमें पता चलता है कि यू को एक पुराना रोब मिला था और साथ ही में उसे एक वॉन्ग मिला था। और भाई इसको लोग जादू की झड़ी कहते हैं, लेकिन इसको स्पेशल तरीके से वॉन्ग कहा जाता है। साथ ही में यू को एफ ग्रेड की एक स्किल बुक भी मिली थी, जिसकी मदद से वो स्केलेटन्स को समन कर सकता था। यू रोब को देखकर तो खुश हो जाता है कि वो उसके एसेसरीज की तरह काम करेगी, लेकिन बुक उसके कोई भी काम की नहीं थी, क्योंकि उसकी स्पिरिट पावर यानी कि माना बिल्कुल जीरो था। लेकिन वो झड़ी की तरफ देखते हुए खुश हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे स्ट्रेंथ के साथ ये जरूर कुछ न कुछ कमाल दिखा देगी और मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर यू एलन से कहता है कि मेरा टास्क कहाँ पे है। इसके बाद एलन वहाँ पे एक नक्शा बनाती है और दरवाजे को खोल देती है और वो यू को बताती है कि वो जैसे ही अंदर घुसेगा तो फिर उसके ऊपर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स हमला कर देंगे, लेकिन यू को वहाँ पे मरना नहीं है और बच के भागने का कोई रास्ता ढूंढना है। लेकिन अगर स्केलेटन सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जब एलन यू की तरफ देखती है तब वो पहले ही वहाँ से जा चुका था और एलन ने अपनी बात भी नहीं खत्म की थी। हम लोग यू को देखते हैं जो कि दरवाजे से अंदर आ जाता है और उसे भी पता चलता है कि एनपीसी कुछ तो कह रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। यू जैसा ही अंदर एंट्री मारता है तो चारों तरफ मुंडियां फैली हुई थी और यू को लगता है कि ये जगह इतनी खास नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक स्केलेटन सोल्जर उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। इसके स्ट्रेंथ 5 थी और इसके पास एजिलिटी 1 थी और इसका हेल्थ लेवल 20 था। लेकिन यू भाई उस डंडी को उठाता है और उसके ऊपर घुमा के मारता है और एक ही बार में स्केलेटन सोल्जर को तोड़ देता है। मेज ज्यादातर अपनी डंडे का इस्तेमाल जादू करने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा यू अलग था। वो डंडे का इस्तेमाल खोपड़ी फोड़ने के लिए करता है। यू जैसे ही उस स्केलेटन सोल्जर को अपने फिजिकल अटैक से मार देता है तो सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट दिया जाता है और साथ ही में 3 एक्सपीरियंस पॉइंट। और क्योंकि यू ने पहले मॉन्स्टर को मारा था, इसीलिए उसे रिवॉर्ड के दौर पे एक ग्रेड की पैसिव स्किल दी जाती है, जिसका नाम मिरेकल ऑफ माइट था, जिसका इस्तेमाल हमें ये बताया जाता है कि प्लेयर के हर स्ट्रेंथ अटैक को पावर अटैक के अंदर 2 बार में बांट दिया जाएगा। हमें जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फिर यू हमें समझाता है। यू में बताता है कि ताकत हमला देने और झेलने के ऊपर निर्भर करती है। आसान शब्दों में, अगर यू के एनिमी के पास 0 डिफेंस होगा तो अगर यू उसके ऊपर एक हमला करता है तो फिर उसके एक हमले के अंदर 27 गुना ज्यादा ताकत होगी, जिससे यू को समझ में आ जाता है कि ये स्किल सच में कमाल की है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फिर से उठने लगते हैं और वहाँ पे कई सारे स्केलेटन सोल्जर इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी एक साथ यू के ऊपर हमला कर देते हैं। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो थोड़ा सा काम पे लग जाते हैं। इसके बाद वो अपने डंडे का इस्तेमाल करता है और एक एक करके उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स की खोपड़ी फोड़ने लगता है और उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स को मारते मारते वो लेवल अप कर लेता है। और लेवल अप होने के साथ साथ यू की स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट भी बढ़ जाते हैं और यू की स्ट्रेंथ अब 30 हो जाती है। यू हमें बताता है कि अगर किसी बिगिनर प्लेयर के पास अगर 10 स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं तो फिर उसको जीनियस समझा जाता है, लेकिन हमारे यू के पास तो 30 हैं। जिसके बाद यू अपने मन के अंदर सोचता है कि वो केव के अंदर काफी ज्यादा गहराई में आ चुका है, लेकिन अभी तक उसका सामना सिर्फ स्केलेटन सोल्जर से ही हुआ है, जो कि इतने ज्यादा मुश्किल तो नहीं थे। लेकिन उसी टाइम पे यू के पीछे से हम लोग देखते हैं कि एक स्केलेटन बाहर निकलता है। हमें पता चलता है कि ये स्केलेटन सोल्जर नहीं, असल में कैप्टन था, जिसकी हेल्थ 50 थी, स्ट्रेंथ 20 थी, डिफेंस 20 था, लेकिन एजिलिटी 1 थी। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर इस कैप्टन ने मुझे एक भी हिट मार दिया तो फिर मेरे लग सकते हैं, इसीलिए मुझे दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन इसकी फुर्ती बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं पहले कदम उठा सकता हूँ। इसके बाद यू अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए कैप्टन के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्केलेटन कैप्टन काफी ज्यादा चालाक था। वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और वो यू के हमले को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो यू के ऊपर अपनी शॉट से हमला करता है, लेकिन यू फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट जाता है। यू को समझ में आ जाता है कि इससे निपटना आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए यू अपनी रणनीति को बदल देता है और वो फैसला करता है कि वो नीचे से हमला करेगा। इसके बाद यू आगे बढ़ता है और वो ग्राउंड तरीके से हमला करता है और सक्सेसफुली कैप्टन के ऊपर एक जोरदार हिट मार भी देता है। हिट खाने की वजह से कैप्टन नीचे गिर जाता है और यू उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अब इसे डॉज करके दिखाओ। इसके बाद वो अपने डंडे को सीधा कैप्टन के सर के ऊपर दे मारता है और पूरा 50 का डैमेज होता है, जिससे कैप्टन वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद यू को रिवॉर्ड दिए जाते हैं और उसे कैप्टन को मारने के लिए 3 एट्रीब्यूट पॉइंट और साथ ही में 10 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। और यू अपने मन के अंदर सोचता है कि बिगनर टास्क इतना ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, पता नहीं दूसरों के क्या हाल होंगे। मुझे लगता है कि 1-2 तो ऐसे ही मारे गए होंगे। इसके बाद यू की नजर नीचे पड़े हुए कोर के ऊपर पड़ती है। यू को अच्छे से याद
था कि प्रिंसिपल ने बताया था कि वो जब भी किसी मॉन्स्टर को मार गिराएगा तो फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक कोर मिलेगा जिसके अंदर से कुछ भी रिवॉर्ड के तौर पे मिल सकता है। इसीलिए यू को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि कोर के अंदर से उसके लिए क्या रिवॉर्ड निकलने वाला है। जिसके बाद यू को रिवॉर्ड के तौर पे स्केलेटन फिस्ट का सेट निकलता है और यू इसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता था। हमें बताया जाता है कि अगर यू इस सेट का इस्तेमाल करेगा तो फिर अगला जो हिट पड़ेगा वो 100% क्रिटिकल हिट होगा जो कि काफी ज्यादा डैमेज देगा। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये परमानेंट होता तो फिर कमाल का वेपन बन जाता, लेकिन ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएगा, ये यूजलेस हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे यू के पीछे से और भी कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स बाहर निकलते हैं जो कि एक एक करके यू के ऊपर हमला करते हैं और उनकी तादाद हमेशा बढ़ती जा रही थी। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि भले ही वो लेवल 2 पे आ चुका है लेकिन उसकी हेल्थ अभी भी सिर्फ 20 पॉइंट है। अगर गलती से भी उसे एक दो हिट लग जाते हैं तो फिर उसकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन खुशी की बात ये थी कि इन सभी स्केलेटन सोल्जर्स की एजिलिटी सिर्फ एक थी, इनकी रफ्तार काफी कम थी और वहीं पे यू की बहुत ज्यादा। इसीलिए यू अपनी फुर्ती दिखाते हुए सभी स्केलेटन सोल्जर्स को मारते हुए जा रहा था। जिसके बाद यू इसी तरह से कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स को मारते हुए जाता है और कई सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट को इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद हमें यू का स्टेटस दिखाया जाता है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ 46 हो चुकी थी, स्पिरिट अभी भी 0 थी और ये सिस्टम मेरे साथ भाई खेल खेल रहा है। पहले वहाँ पे माना नहीं था, अभी तक जितने चैप्टर पढ़ते हुए आया हूँ, लेकिन अब अचानक से माना आ गया है जो कि भाई 80-80 है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो दिखेगा वही एक्सप्लेन होगा। जिसके बाद हमें एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें कौन सा क्लास मिला है। एक बंदा आगे से कहता है कि उसे वॉरियर का क्लास मिला है और उसके पूर्वज उसके ऊपर पक्का प्राउड करेंगे। वहीं पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं, उन्हें तो अभी आके अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी कोई बंदा अंदर हो? उसी टाइम पे एक लड़का कहता है कि अगर अंदर कोई फंस गया है या फिर मारा गया है तो फिर मैं अपना पेट दर्द होने तक हंसूंगा क्योंकि ये टास्क काफी ज्यादा आसान है। वहीं पे हम लोग एक और लड़के को देखते हैं जिसको यू की चिंता हो रही थी क्योंकि यू अभी तक बाहर नहीं आया था। डंजन के अंदर हम लोग यू को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि सारे स्केलेटन सोल्जर मारे जा चुके हैं लेकिन अभी तक ये टास्क खत्म क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसी टाइम पे यू से कोई कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। जिसके बाद यू के आसपास जितने भी खोपड़ियां पड़ी हुई थी वो सभी हवा में उड़ने लगती हैं और एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं और वो सभी खोपड़ियां एक स्केलेटन किंग में बदल जाती हैं जिसका साइज बहुत बड़ा था। हमें पता चलता है कि ये एक नॉर्मल बॉस है और इसका नाम स्केलेटन किंग है जिसकी हेल्थ 400 है, स्ट्रेंथ 45 है, डिफेंस 60 है और एजिलिटी 1 है। और स्केलेटन किंग के पास स्किल बोन एक्सपीरियंस और बोन एक्सप्लोजन है। यू आगे से कहता है कि बिगिनर लेवल का टास्क इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो गया। क्या तुम लोग चाहते हो कि सभी बिगिनर्स यहाँ पे मारे जाएं और वापस बाहर न जाएं? स्केलेटन किंग अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है और यू के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। किस्मत से यू ने उस अटैक को डॉज कर लिया था और यू अपने मन के अंदर सोचता है कि ये अटैक इतना ज्यादा शक्तिशाली था, अगर ये मुझे छू भी जाता तो फिर मेरी हड्डियों का कचूमर बन जाता। जिसके बाद यू अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसका डिफेंस भी 60 के बराबर है। अगर मेरी अटैक पावर इसके ऊपर काम नहीं करेगी तो फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन यू के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज था और वो थी उसकी स्पीड, और वो थी यू की स्पीड। जिसके बाद यू तेजी के साथ आगे बढ़ता है और स्केलेटन किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिससे स्केलेटन किंग को सिर्फ 32 का डैमेज होता है। लेकिन यू को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि कम से कम इसके ऊपर डैमेज तो लग रहा है। जिसके बाद यू अपनी स्पीड का फायदा उठा के इसी तरह से स्केलेटन किंग के ऊपर अटैक करते रहता है और उसको 32 के डैमेज देते रहता है जो कि 5 बार लगे थे। लेकिन उसी टाइम पे स्केलेटन किंग फिर से यू के ऊपर हमला करता है जो कि यू पीछे हट के तुरंत डॉज कर लेता है। लेकिन अभी भी स्केलेटन किंग के पास आधी हेल्थ बची हुई थी और यू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसी टाइम पे स्केलेटन किंग बोलना शुरू करता है कि वो इस डंजन को कई सालों से गार्ड करता हुआ आ रहा है और उसने इससे पहले ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं देखा है जो कि उसके सोल्जर्स को मारते हुए यहाँ तक चला आया हो। स्केलेटन किंग को यू से काफी ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि यू उसके जितना ही शक्तिशाली है और उसके जितना ही बेरहम भी। इसीलिए स्केलेटन किंग फैसला कर लेता है कि यू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। और साथ ही में स्केलेटन किंग की पावर के साथ साथ उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो यू के ऊपर अपनी शॉट से हमला करता है लेकिन यू उसको डॉज कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो डॉज करके साइड में आता है तो फिर स्केलेटन किंग फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है और फिर से यू के ऊपर हमला करता है। लेकिन यू इस बार भी उसको डॉज कर लेता है और यू को समझ में आ जाता है कि स्केलेटन किंग की ताकत के साथ साथ उसकी फुर्ती भी बढ़ गई है और यू इतना तो समझ आता है कि अब वो डायरेक्ट स्केलेटन किंग के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, उसे कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। इसीलिए अब यू को सबसे पहले उस स्केलेटन किंग की रफ्तार को रोकना पड़ेगा। लेकिन
लेकिन उसी टाइम पे यू को दिखाई देता है कि जब स्केलेटन किंग उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो फिर उसके ऊपर जो चट्टान थी वो गिरने वाली थी। इसके बाद स्केलेटन किंग फिर से यू के ऊपर शॉर्ट से हमला करता है, लेकिन यू इस बार भी उसे आसानी के साथ डॉज कर लेता है। लेकिन स्केलेटन किंग फिर से यू के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और इस बार यू उसे डॉज नहीं कर पाता है और उसे 26 का डैमेज पड़ता है और यू की हेल्थ बिल्कुल लो हो जाती है और उसके पास सिर्फ 4 ही पॉइंट बचे हुए थे। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसी टाइम पे स्केलेटन किंग फिर से आगे बढ़ता है और वो अपनी शॉर्ट से उसके ऊपर हमला करने वाला था। जिसके बाद यू वहाँ पे स्केलेटन बॉक्सिंग ग्लव्स का इस्तेमाल करता है जो कि यू को कैप्टन को हराने की बात मिला था। यू उस ग्लव्स का इस्तेमाल जैसे ही करता है तो फिर स्केलेटन किंग को एक क्रिटिकल हिट पड़ता है और उसे 126 का डैमेज होता है और इसी के साथ यू ने स्केलेटन किंग को भी मार दिया था। यू ने जैसे ही स्केलेटन किंग को मार दिया था तो फिर वो डायरेक्ट लेवल 5 पे आ जाता है और उसको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और यू को स्केलेटन किंग को मारने के बदले में रिवॉर्ड मिलने वाला था। इसके बाद यू अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कोर के अंदर से उसका रिवॉर्ड निकलता है, सी रैंक की स्केलेटन किंग की रिंग। यू उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद यू बिगनर लेवल के टेस्ट को पार कर लेता है और असली दुनिया के अंदर आ जाता है। यू जैसे ही स्टेडियम के पास आता है तो फिर उसका दोस्त जैसे ही उसको देखता है तो वो उसके ऊपर लिपट जाता है। यू उस बंदे का नाम लेते हुए कहता है, यंग तुम क्या कर रहे हो? लेकिन यंग यू से कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी थी? एक सेकंड के लिए अगर तुम लेट होते तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि तुम अंदर मारे गए हो और मैं तो आंसू बहाने वाला था। यू उसे पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सभी लोग जल्दी वापस आ गए थे? यंग उसे बताता है कि हाँ, हम सभी जल्दी वापस आ गए थे और तुम्हारे आने से पहले करीब 3 घंटे पहले। जैसे यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो यंग से पूछता है कि तुम्हें कौन सा प्रोफेशन मिला? इस पे यंग आगे से बताता है कि उसको मैजिशियन का प्रोफेशन मिला है और वो आगे से कुछ छोटी मोटी चीजें करके दिखाता है। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि साला हमें दोनों को एक ही प्रोफेशन मिला है, क्या ये भी मेरी दुनिया से आया है और मुझे ही चूना लगा रहा है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो यू से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम वहाँ पे फंसे क्यों रह गए और तुम्हें आने में इतना ज्यादा लेट कैसे हो गया? और तुम्हारे इतना ज्यादा हैंडसम होने का क्या ही फायदा है जब इस दुनिया में टैलेंट ही किंग है? बिना टैलेंट के तुम बिल्कुल यूजलेस हो। इस बंदे का नाम माफई है और ये क्लास मॉनिटर है, यानी कि हरामी है, क्योंकि क्लास मॉनिटर अक्सर हरामी रहते हैं और जिनकी लड़कियां हो वो तो 100%। और माफई अपने मॉनिटर वाले जलवा दिखाते हुए कहता है, तेरे को पता है कि मेरा रोल क्या है क्लास के अंदर? तेरे को पता है? यू अपने मन के अंदर सोचता है ये मेरे साथ लड़ना चाहता है और मैं इस बार पक्का इसकी गुद्दी फोड़ दूंगा। उसी टाइम पे वहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि चलो ठीक है, सभी लोगों ने बिगिनर टास्क दे दिया है तो फिर कल से यहाँ पे बिगिनर ट्रेनिंग शुरू होगी और कल से भी लोग अपने बारे में बताएंगे कि उनका रोल क्या है, उन्हें कौन सा टैलेंट मिला है, जिससे आपस में काफी ज्यादा जानकारी बेहतर हो सके। जिसके बाद कई सारे लड़के आगे बढ़ते हैं और अपने अपने रोल के बारे में बताने लगते हैं कि कोई असैसिन है, कोई हीलर है। उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे एक जियो नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मिज और हीलर थी और इसका रोल हीलर का है। और तुम लोग एबिलिटी और रोल को लेके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्किल और एबिलिटी दोनों में बस हल्का सा ही अंतर है। स्किल का मतलब होता है 100% उस चीज को सीख लिया जाना और एबिलिटी में क्षमता होती है, जैसे कि लगातार 100 उठक बैठक लगा लेना। जिसके बाद हम लोग जियो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास मेटा शील्ड थी और इसका टैलेंट बी रैंक का है और इसका जो रोल है वो पलादिन का है, यानी कि एक तरह से वॉरियर या फिर कोई कैप्टन वैप्टन या फिर जनरल। फिर हम लोग माफई को देखते हैं और उसके पास स्वॉर्डमैन था जिसके पास भी बी रैंक का टैलेंट है और ये काफी ज्यादा अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। सभी लोग माफई की स्वॉर्ड्समैन वाली बात को दोहराते हुए कहते हैं कि ये सबसे ताकतवर प्रोफेशन में से एक माना जाता है और ये काफी ज्यादा रेयर भी होता है। दरअसल स्वॉर्ड्समैन का प्रोफेशन मार्शल आर्ट के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए काफी ज्यादा ताकतवर प्रोफेशन बन जाता है। प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचते हैं कोई ऐसा जिसके पास बी रैंक का टैलेंट हो तो फिर उसको जीनियस की कैटेगरी के अंदर माना जाता है। ये वाली बैच इतनी भी बुरी नहीं थी। इसके बाद अगली बारी यू की थी। यू उन लोगों को बताता है कि उसका रोल नेक्रोमेंसन का है, लेकिन वो अपने टैलेंट को नहीं बताता है और उनसे कहता है कि वो अभी उन लोगों को अपने टैलेंट के बारे में नहीं बताना चाहता है, यही सही रहेगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझको भी अभी मेरे टैलेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, यानी कि वहाँ पे ब्रेव हार्ट आ गया था ना, इसलिए। इसके बाद प्रिंसिपल इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यू के पास नेक्रोमेंसन का रोल है, क्योंकि नेक्रोमेंसी का रोल काफी ज्यादा हिडन होता है और इसको पा पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे एक नेक्रोमेंसर था जिसने अकेले ही पूरी यूनिट को बर्बाद कर दिया था और वो अकेला सबको हराता चला जा रहा था। माफई अपने मन के अंदर सोचता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इसके पास हिडन रोल है, यहाँ तक कि मेज भी इनकी तरह ही होते हैं और वो भी एक तरह से नेक्रोमेंसर होते हैं और उन्हें भी इस बात से डर लगता है कि कोई उनके पास आके
के उन्हें मार सकता है। दरअसल मेज क्लास जो है वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं होती है, लेकिन चाह से माफे ये बात भूल चुका है कि नेक्रोमेंसर मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। हमें यहाँ पे नेक्रोमेंसर के रोल के बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है कि नेक्रोमेंसर रेगुलर लोगों के मुकाबले में कमजोर होते हैं और उन्हें अनडेड्स के साथ कांटेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है और समनिंग एक स्पेल कास्ट करने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए उनको किसी की जरूरत होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करके रख सके ताकि एनिमीज उनके ऊपर हमला न कर सके। इसलिए असैसिन, स्वॉर्ड्समैन और मैजिशियन नेक्रोमेंसर के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि ये फाइट्स के दौरान नेक्रोमेंसर को बचा के रखते हैं और उसको सेफ्टी देते हैं। और माफाई को इसके ऊपर यकीन हो चुका था कि यू का लेवल काफी ज्यादा कम है, नहीं तो वो इस बात को छुपाता नहीं और सबको बता देता। लेकिन यू इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बावजूद भी वहाँ पे शांति से खड़ा था। सभी लोग यू के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यू एक असली जीनियस है, उसके पास हिडन रोल है, इसके बावजूद वो इतनी शांति से खड़ा हुआ है और किसी से भी बात नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल भी एरोगेंट एक्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा ही एटीट्यूड जीनियसेस का होता है। यू भी अपने मन के अंदर सोचता है एक नेक्रोमेंसर जो कि एक नॉर्मल लोगों से ज्यादा ताकतवर एक स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता है, उसको इतना हवा में क्यों चढ़ाना। यहाँ तक कि मुझे भी ये यकीन नहीं है कि मैं अपने नेक्रोमेंसी के साथ बिगिनर ट्रेनिंग को पास भी कर पाऊंगा या फिर खुद को जिंदा रख पाऊंगा। इसलिए यहाँ पे फालतू की बकवास करने का कोई भी फायदा नहीं है। और सच में मुझे नेक्रोमेंसी के लिए बुरा लग रहा है। इतना पावरफुल प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन इस मानवा के अंदर उसको धोखे रख दिया गया है। और यू को इस बात की चिंता हो रही थी कि जब उसके दोस्तों को ये पता चलेगा कि यू एक मरा हुआ चूहा तो समन कर नहीं सकता है, ड्रैगन क्या घंटा करेगा, तब यू के साथ क्या होगा। वह पे प्रिंसिपल यू से काफी ज्यादा खुश थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर यू बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर अच्छे से परफॉर्म करता है तो फिर वो नेशन यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता है। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्रिंसिपल उन लोगों से कहता है, ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, अभी के लिए घर जाओ और आराम करो और कल से तुम्हारी बिगिनर ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके बाद सभी लोग अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। यांग यू के पास आता है और उससे कहता है, ब्रो योर स्किल तो बड़ी कमाल की है, अगर मेरे पास ये नेक्रोमेंसी वाला रोल होता फिर तो कमाल हो जाता, मैं तो लड़कियों को जिंदा करता और उनके साथ रिलेशनशिप शुरू करता। इसके बाद यांग अपना स्टेटस दिखाते हुए कहता है कि चलो वैसे भी मेरे पास मैजिशियन प्रोफेशन तो है और मेरे स्टेटस इतना भी बुरा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यांग के पास 8 स्पिरिट पॉइंट है, जो कि मेज के लिए काफी अच्छी बात है। यू यांग से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कड़ी मेहनत करके तुम इन्हें बढ़ा सकते हो और बेचारे के स्पिरिट खुद 0 थे। लेकिन यू अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके स्टेटस जितने भी हैं वो सभी सिंगल डिजिट में हैं, यानी कि 1 नंबर में, लेकिन मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट्स 76 हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैं तो गोल्ड रैंक का बंदा बन सकता हूँ। जिसके बाद यू घर पे आ जाता है और वो जैसे ही घर पे आता है तो कहता है कि मैं घर वापस आ गया। यू में बताता है कि उसके पेरेंट्स गायब हो चुके थे और उन्हें नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पे गए हैं, इसीलिए जब से उसके पेरेंट्स गायब हुए हैं और यू जब भी घर आता है तब वो कहता है कि वो घर वापस आ गया है। यू जब भी घर के अंदर एंट्री मारता है तब उसे हमेशा वो यादें याद आती हैं जब उसके पेरेंट्स उसके साथ हुआ करते थे। यू बताता है कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा दयालु, अच्छे और प्यारे थे, जो कि सभी लोगों के साथ अच्छे से पेश आते थे। फिर यू आगे से कहता है कि इस दुनिया के पेरेंट्स सच में बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। यू में बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे ये कह के गए थे कि वो लोग कैपिटल के अंदर किसी ट्रिप की वजह से जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अचानक से वो लोग गायब हो गए और यू अनाथ बन गया। तब से इस बात को 12 साल हो गए हैं और यू के फादर और माता पिता कहाँ पे चले गए इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। इसीलिए यू फैसला करता है कि उसे कैपिटल के यूनिवर्सिटी के अंदर जाना ही पड़ेगा और इन सभी चीजों के पीछे क्या सच छुपा हुआ है उसे खुद ही इसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद अगला सीन बिगिनर ट्रेनिंग का होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल उन लोगों से कहता है कि उसकी आगे से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग टेस्ट को पास नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्हें टेस्ट को देने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ से वापस लौट सकते हैं। और ये चीज अपनी जिंदगी खोने से तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो लोग टेस्ट के अंदर फेल हो जाएं। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जिस बिगिनर वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादातर प्लेयर नहीं मरते हैं, लेकिन 21वीं सदी है भाई, कुछ भी हो सकता है। कई सालों पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, बिगिनर वर्ल्ड के अंदर 40 क्लास गई हुई थी, लेकिन अचानक से वो लोग कहाँ पे गायब हो गए किसी को कुछ भी नहीं पता है। और तब से लेके अब तक कई साल हो चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि अंदर क्या हुआ और वो लोग कैसे गायब हो गए। हम लोगों को बस इतना ही पता है कि उस दुनिया को नाइटमेयर विलेज कहा जाता है। ओ
टाइटन्स, जिससे वो बेचारे और भी ज्यादा डरने लगते हैं। प्रिंसिपल उन लोगों से कहता है कि इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा ही तुम लोग उस दुनिया को बाहर छोड़ के निकल आओगे और विलेज वर्ल्ड को छोड़ दोगे तो फिर तुम लोग सेव रहोगे और खतरे की कोई भी बात नहीं होगी। जिसके बाद वहाँ पे टाइमर शुरू होता है और जैसे ही 0 बजता है तो उन सभी लोगों को बिगिनर वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद वो लोग जैसे ही बिगिनर वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं तो फिर वहाँ पे दिन का उजाला था और हॉरर मूवीज की तरह यहाँ पे पूरा विलेज काफी ज्यादा खूबसूरत और शांत था। माफई अपने क्लास के लोगों से कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा मॉनिटर है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। वहीं पे यू पूरे विलेज को काफी अच्छे से और ध्यान से देख रहा था। इसके बाद माफई पूरी क्लास को एक साथ लेता है और उनसे कहता है कि मुझे फॉलो करो। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यू अगर तेरे पास नेक्रोमेंसी है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली तू ही है। मेरे पास ताकत है और मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं क्लास लीडर बनने के लिए लायक हूँ और तुझसे भी बेहतर हूँ। इसके बाद वो क्लास को लीड करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे यू अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये दुनिया थोड़ी सी अजीब है, अभी तक यहाँ पे सिस्टम का कोई भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि विलेज के अंदर से कुछ तो बाहर निकलता है जो कि इंसानों की तरह था और वो सभी लोगों को देख के उनसे कहता है कि तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा जवान हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। लेकिन वो सभी लोग तुरंत फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई एनपीसी हो। लेकिन वहीं पे यू उस बंदे से पूछता है कि अंकल आपका मतलब क्या है। उसी टाइम पे वो बुढ़ा आदमी उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का नाइटमेयर विलेज के अंदर स्वागत है। इसके बाद धपाक से उन लोगों के सामने सिस्टम की नोटिफिकेशन आते हैं और सिस्टम उन लोगों को नाइटमेयर विलेज के अंदर इनवाइट करता है और इसकी डिफिकल्टी एस रैंक की थी। लेकिन अगर इसे नॉर्मल के मुकाबले यानी कि अगर बिगिनर हटा दिया जाए और नॉर्मल से मैप किया जाए तो फिर ये ई लेवल का बन जाता है। और इन लोगों की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ये थी कि इन लोगों को यहाँ से जिंदा वापस जाना है और उन्हें नाइटमेयर विलेज का सीक्रेट कोड ढूंढ के निकालना है। खैर उन लोगों को जैसा ही पता चलता है कि वो लोग मौत के मुंह में अंदर आ चुके हैं दी नाइटमेयर विलेज के अंदर, जिसने 40 लोगों को खा लिया और डकार भी नहीं मारी, तो उनमें से कई सारे प्लेयर्स डर जाते हैं और वहाँ से डर के भागने लगते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। और वहीं पे माफई उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था और उनसे कहता है कि तुम सभी लोग डरते क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसके बाद हमें यूँ बताता है कि ये सभी लोग डर के मारे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल ई लेवल का है वो भी नॉर्मल रूप से, तो फिर इसके लिए प्लेयर का लेवल कम से कम ई होना चाहिए, तभी वो लोग ई लेवल के डिफिकल्टी को पास कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे ये सभी लोग तो नवधा हैं यानी कि डिसाइपल, ये लोग कहाँ इस टेस्ट को पास कर पाएंगे, इन सभी की तो लाशें यहीं पे बिछने वाली हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे चार्ट दिखाया जाता है जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि जो डिसाइपल होते हैं उनका लेवल 1 से 10 होता है, जो अर्लियर स्टेज पे होते हैं उनका 10 से 20 होता है और जो लोग मिडिल स्टेज पे होते हैं उनका 20 से 30 होता है। जिसके बाद लास्ट स्टेज आती है और इसका लेवल नहीं बताया गया। जिसके बाद किंग आता है, इसका भी नहीं बताया गया और आखिर में गॉडली आता है और इसका भी लेवल नहीं बताया गया है। इसलिए अगर किसी डिफिकल्टी का लेवल ई लेवल है तो फिर उसे कम से कम पार करने के लिए अर्लियर स्टेज के प्लेयर्स लगेंगे। लेकिन ये सभी लोग तो प्लेयर्स हैं, ये लोग कैसे इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग यहाँ से डर के मारे भाग रहे थे वो जैसे ही दरवाजे को पार करने की कोशिश करते हैं तो वो बैरियर से टकरा के वापस गिर जाते हैं। जिसके बाद दद्दू चश्मा पहन के उन लोगों से कूल तरीके से कहता है, एक बार विलेज के अंदर आने के बाद यहाँ से जिंदा वापस जाना नामुमकिन है, इसीलिए तड़पने का कोई भी फायदा नहीं है, लड़ाई करो, जीतोगे तो जीत जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। इसके बाद सभी लोग वहाँ पे भाई घुटनों पे बैठ जाते हैं और अपना मुंह पकड़ के रोने गाने लगते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता हूँ। वहीं पे यू अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे 40 लोग तो मारे गए थे और उनका नामो निशान नहीं पता चला है, इसीलिए नाइटमेयर विलेज का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि यहाँ पे सीक्रेट कोर को ढूंढ के बाहर निकालना है। और वहीं पे यू दद्दू के बारे में सोचते हुए कहता है कि दद्दू काफी ज्यादा कूल है और ये खतरनाक बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसीलिए इसको हमारा एनिमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद दद्दू आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो फिर आराम से बैठ जाओ और शांति से सांस ले लो, वैसे भी तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। माफी दद्दू से कहता है, दद्दू आपका मतलब ये है क्या कि हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे और रिलैक्स करें, जिसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हम लोग आगे चलना शुरू करें। लेकिन दद्दू पीछे मुड़ के सीरियस होके कहते हैं कि तुम लोग जैसे ही अंदर कदम रख चुके थे तो फिर इसका मतलब ये था कि तुम लोग मारे जाओगे, इसीलिए रिलैक्स करो और अपनी मौत का इंतजार करो। जिससे वहाँ पे बहुत बड़ी शांति छा जाती है। दद्दू उन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ खेलना बंद करता हूँ, मैं इस विलेज का हेड हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नियम बताना चाहता हूँ। यहाँ पे रहने के सिर्फ 2 ही नियम है। सबसे पहला नियम ये है कि तुम लोग किसी भी खाली घर के अंदर रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन तुम लोग दरवाजे के ऊपर लगे हुए काले पत्थर को नहीं छुओगे, मरने वाले हो
तब भी नहीं। दूसरी शर्त यह है कि अंधेरा होते ही तुम लोग अपने घरों में वापस आ जाओगे और सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लोगे, जिसके बाद तुम लोग दरवाजे और खिड़कियां किसी भी कीमत पे नहीं खोलोगे, फिर चाहे तुम्हारे माँ बाप आए या फिर दादा दादी। यू दद्दू से पूछता है कि हम लोग रात के समय में बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं। दद्दू उसे देखते हुए उससे कहता है कि जब रात आएगी तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद सभी लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह दद्दू की बात मान ली और उन सभी ने फैसला किया कि वो लोग रात के टाइम में घर के अंदर ही रहेंगे। जिसके बाद वो लोग 4-4 के ग्रुप में बट गए और हर एक ग्रुप के अंदर 11 लोग थे। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर घुसते हैं और वो पत्थर को देखते हुए जा रहे थे, लेकिन दद्दू की बातें काफी अच्छे से याद थी, इसीलिए वो उसे ना छूते हुए सीधा घर के अंदर एंटर होते हैं। जिसके बाद जायू उन लोगों से कहती है कि सेफ्टी के लिए हमें चुपचाप यहाँ पे आराम करना चाहिए और फालतू की हरकत नहीं करनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि यू शांति से खिड़की के पास खड़ा था, उसी टाइम पे वहाँ पे जू आती है, जो कि यू से कहती है कि जहाँ पे खतरा दिखे तो फिर मुझे बचाने के बारे में बिल्कुल याद रखना, और क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो फिर मैं तुमको बहुत सारे HP दे सकती हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो जू वहाँ पे अपने संतरों को ऑफर कर रही थी, न कि लॉट ऑफ HP को। इसीलिए जायू उसके ऊपर भागते हुए आती है और उसे कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो, यहाँ पे कितने सारे क्लासमेट खड़े हैं, कुछ तो शर्म करो। लेकिन जो जायू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम अपने काम के ऊपर ध्यान दो। जायू जू से कहती है कि तुम कोई गाया वाया हो क्या, जो तुम्हें इस बात के ऊपर कितना ज्यादा घमंड है। जू आगे से कहती है कि कुछ न होने से तो कुछ तो बेहतर ही है। देखो मैं ये वाला सवाल फीडबैक के लिए पूछने वाला हूँ, क्या तुम्हें समझ में आया कि ये दोनों किस बात के ऊपर और किस वजह से किसकी बेइज्जती कर रहे थे। ये सब कुछ डबल मीनिंग था, और क्या मुझे सच में इस तरह की चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जो वहाँ पे जायू को इस बात का ताना दे रही थी कि उसके पास नींबू है संतरों की जगह पे, या फिर मुझको ये डबल मीनिंग वाली चीजें भी एक्सप्लेन करके तुम्हें बतानी पड़ेंगी। फीडबैक दे दो यार, थोड़ा सा काम आ जाएगा। जिसके बाद जायू आगे से चिढ़ते हुए कहती है कि तुम मोटी हो इसलिए तुम्हारे पास संतरे हैं, नहीं तो तुम्हारे भी नींबू होते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक बंदे ने दद्दू की बातों को इग्नोर कर दिया था और वो खिड़की खोल के बैठा था, लेकिन उसी टाइम पे उस बंदे को उसकी दादी माँ दिखाई देने लगती हैं और वो उससे कहता है दादी माँ आप यहाँ पे कैसे आई। दादी माँ आगे से कहती हैं बच्चों हमको बहुत ज्यादा ठंडी लगा था और ये जगह भी बहुत ज्यादा खतरनी है, इसलिए हमका अंदर ले ले और खिड़की जरा सा खोल दे। जिसपे वो बंदा आगे से खिड़की खोलते हुए कहता है जी दादी माँ अभी खोलता हूँ। उसी टाइम पे पीछे से यू चिल्ला के कहता है साली वो तेरी दादी माँ नहीं है, दादी माँ के भेष में बूढ़ा शेर है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि दादी माँ से दानव में बदल जाती हैं और उस बंदे के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा दादी माँ के ऊपर भाले से हमला करता है और वो दादी माँ को पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि ये हमला यांग ने किया था, जिसने अपनी मैजिक पावर का यूज किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यांग अपनी पावर को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दादी माँ आजाद हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दादी माँ नाइटमेयर विलेज की एक मॉन्स्टर थी जिनका लेवल 3 था। इसकी हेल्थ 50 थी, स्ट्रेंथ 25, डिफेंस 0, एजिलिटी 25 और इसकी स्पीड काफी ज्यादा होने वाली थी। वो सभी लोग उस मॉन्स्टर का स्टेटस देख के काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का मॉन्स्टर देखा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर यांग के ऊपर हमला कर देता है। यांग उसे कहता है कि अगर तुम मुझे खाओगे तो फिर तुम्हें डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे जायू आगे बढ़ती है, जो कि अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के हमले को ब्लॉक कर लेती है और उसे 10 का माइनस लग रहा था। इसके बाद जायू जियो से कहती है कि वो जल्दी से अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करे और उसे हील करे ताकि उसका माइनस बराबर होता जाए। और वो यू से कहती है कि यू जल्दी से अपनी नेक्रोमेंसी का यूज करे और वहाँ पे एक अनडेड क्रिएचर को समन करे, जो कि उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके इसे मरा देगा। और जायू की लगातार हेल्थ गिरते हुए जा रही थी डैमेज को लेने की वजह से, और वो दोनों आगे से कहते हैं ठीक है। जिसके बाद जियो अपनी मैजिक स्किल का यूज करती है और वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए जायू को हील करने लगती है और उसके माइनस पॉइंट अब बराबर होने लगे थे। जायू अपने मन के अंदर सोचती है कि जब तक हर कोई टीम अप के साथ काम करेगा तब तक उन्हें किसी भी चीज से चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू यहाँ पे अपने क्रिएचर की मदद से पक्का इस मॉन्स्टर को मार देगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग यू को देखते हैं, जो कि अपना डंडा लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाला था। यंग उसे कहता है कि यू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपनी एबिलिटी के साथ उसे नहीं मार सकोगे और वो उल्टा तुम्हें खा जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे यू आगे बढ़ता है और हमें पहले से ही पता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो एक ही बार में मॉन्स्टर के सर के ऊपर डंडा मारता है और उसके सर को फोड़ देता है और उस मॉन्स्टर को डायरेक्ट 50 का डैमेज हुआ था, जिससे वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि यू ने इस तरह से उस नाइटमेयर मॉन्स्टर को मार दिया। और उन सभी को लगता है कि नेक्रोमेंसर इसी तरह से फाइट करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यू ने जैसे ही उस मॉन्स्टर को मार दिया था तो फिर वो मॉन्स्टर काले पत्थर में बदल जाता है, जो कि दरवाजों के ऊपर लगे हुए थे। जिसपे उन लोगों को लगता है कि ये दोनों चीजें ही नाइटमेयर विलेज की हैं, इसलिए ऐसा हो गया होगा, ये अजीब नहीं होना चाहिए। लेकिन
वहीं पे यू अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसने एक मॉन्स्टर को मिली वेपन के साथ मारा है तो फिर उसे जरूर स्टेटस और पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे ऐसा नहीं मिला है, जो कि बहुत अजीब बात है। जायू उसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ अजीब पता चला है, जिस पे यू आगे से कहता है कुछ भी नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अगले दिन से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग कल रात की हुई लड़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोग वहाँ पे यू की तारीफ कर रहे थे और कहते हैं कि हमें यू के साथ ही चले जाना चाहिए था, हमें मॉनिटर के साथ नहीं रहना चाहिए था। यू ने एक ही बार में उस मॉन्स्टर को अपने डंडे के साथ मार दिया था और ये काफी इम्प्रेसिव था। माफई अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो यू की जगह पे होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता और वो भी एक ही झटके में उस नाइट एवन मॉन्स्टर को मार देता और वो जोयो को कभी भी डैमेज लेने न देता, एक टैंक की तरह। इसके बाद वो अपनी शॉट को घुमाते हुए कहता है कि वो कभी भी किसी लड़की के पीछे न छुपता और एक असली मर्द की तरह उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता। उसी टाइम पे वहाँ पे यू और यांग आते हैं। यू मॉनिटर से कहता है कि तुम क्या सुबह की ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम तो सच में हमसे काफी ज्यादा अलग हो। माफई अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है और वो आगे से कहता है कि वो तो बस ऐसे ही अपनी शॉट को घुमा रहा था। इसके बाद जब वहाँ पे जोयो आती है तो फिर माफई उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए और मैं तुम्हें कभी भी दोबारा डैमेज लेने नहीं दूंगा, लेकिन जोयो उसे कहती है कि मैं तो अपना काम कर रही थी बिल्कुल एक टैंक की तरह, और वैसे भी प्रिंसिपल ने हमसे कहा था कि हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में इसी को लेके बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे नाइटमेयर विलेज के जितने भी लोग थे वो सभी उनकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि हर किसी को मार दो, इन लोगों ने हमारे विलेज की प्रथा को बर्बाद किया है। दद्दू आगे से कहता है कि जो कोई भी ना नुकुर करे उसे मार दो। माफी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है और दद्दू तुम्हें क्या हुआ, अभी तो हम लोग काफी अच्छे से बात कर रहे थे, ये जरूर कोई गलतफहमी हो गई, हमें एक साथ बैठ के चाय के साथ ये सभी चीजों को खत्म करना चाहिए। दद्दू आगे से कहता है कि यहाँ पे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, कल रात में तुम लोगों ने जो कुछ भी किया था ऐसा लगता है कि तुम्हें उस बात के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। वहीं पे यू अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे जितने भी विलेजर्स हैं ये सभी लोग हमारे जैसे ही हैं, इन सभी की तादाद हमारे जैसी है और साथ ही में इनकी उम्र का उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि माफी दद्दू से कहता है कि आपका मतलब कि कल रात हम लोगों ने जिस नाइटमैन मॉन्स्टर को मारा था अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। दद्दू आगे से कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो हमारे नाइटमेयर विलेज का प्रोटेक्टर है और तुम लोगों ने उसे मार के बहुत बड़ी गलती की है और प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और वो तुम लोगों को सजा देने के लिए बाहर आया है, इसीलिए हमारा काम बनता है कि हम लोग तुम्हें पकड़ें। माफी दद्दू से पूछता है दद्दू जो गलती हो गई है वो तो हो गई है, यहाँ पे कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग गलती को सुधार सकें। दद्दू आगे से कहता है कि हाँ यहाँ पे एक ऐसा तरीका है, तुम में से जिस किसी बंदे ने प्रोटेक्टर को मारा है उसे पूरी रात बाहर रहना पड़ेगा, जब रात आएगी तब प्रोटेक्टर उससे अपना निपट लेंगे। तो फिर तुम में से किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो कि रात को बाहर रुक सकता हो। माफी अपने मन के अंदर सोचता है कि रात को बाहर रुकने का मतलब है सुसाइडल मिशन करना, किसी को भी नहीं पता है कि कितने नाइटमेयर मॉन्स्टर उस टाइम पे बाहर आएंगे, अगर कोई बाहर रुकता है तो फिर वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे यू आगे बढ़ता है और वो आगे से कहता है कि उसने नाइटमेयर मॉन्स्टर को मारा था, इसीलिए वो बाहर रुकेगा और यहाँ पे और कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन माफी उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुम बाहर रहोगे तो फिर मारे जाओगे। जिसके बाद वो विलेज हेड से कहता है कि ये नादान बच्चा है, इसकी बातें मत सुनिए। लेकिन यू आगे से कहता है कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं भी कुछ चीजों को वेरीफाई करना चाहता हूँ और शायद से ये चीज हम लोगों को इस दुनिया से बाहर निकलने में भी मदद कर सकती है। तो फिर वो सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो यू को पकड़ते हैं और उसे जीसस की तरह लटका देते हैं। माफी उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इस वजह से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जोयो उसे पूछती है क्या तुम्हें कोई सीक्रेट कोड मिल गया है क्या। यू आगे से कहता है कि हाँ शायद से उसे मिल गया है और वो रात को उसे ट्राई करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद वहाँ पे रात आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर भी आ चुका था जो कि यूकी की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो यूकी के ऊपर लपक के हमला कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यांग वहाँ पे आता है और वो साइन बेंडिंग स्पेल का इस्तेमाल करके कुछ सेकंड के लिए उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। उसी टाइम पे माफी भी आगे बढ़ता है जो कि उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड्समैन है, इसीलिए वो सारे दुनिया के एनिमीज का सर काट देगा और वही इस दुनिया के ऊपर सबसे शक्तिशाली रहेगा। लेकिन माफी हीरो वाली की तरह बातें कर ही रहा था कि उसी टाइम पे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है। माफी बड़ी मुश्किल से ही उसे डॉज कर पाता है और कहता है कि ये तो साला बहुत तेज है और उसे यकीन नहीं होता है कि यू ने सच में इस जैसी चीज को एक ही बार में हरा दिया था। लेकिन उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था, अगर यू ऐसा कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्राइक मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को सिर्फ 5 ही का डैमेज होता है क्योंकि इन लोगों की स्ट्रेंथ यू जितनी हाई नहीं है। उसी टाइम पे ज़ुयो और जियोए आगे बढ़ती हैं और वो यू को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। यू से कहता है कि
तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इस पे वो दोनों आगे से कहते हैं कि उन्हें यू की चिंता हो रही थी, इसीलिए उन सभी ने फैसला किया कि वो लोग बाहर आएंगे और यू की जान बचाएंगे। इसके बाद जो अपने हाथों की मदद से चेन्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी सख्त थी और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें माफी की जरूरत पड़ेगी चेन्स को काटने के लिए, लेकिन ये उनसे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी हाथों की ताकत का इस्तेमाल करके ही खुद को आजाद कर लेता है, जिससे दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती हैं क्या तुम सच में कोई नेक्रोमेंसर हो। जिसके बाद उन सभी लोगों की नजर माफी के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी भी काफी भयंकर तरीके से उसके साथ फाइट कर रहा था। इसके बाद जी और जू दोनों अपनी तैयारी कर लेती हैं माफी की मदद करने के लिए, लेकिन माफी आगे से फिर से हीरो वाली बातें कहता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद अकेले समझा सकता है और संभाल सकता है। जो उसे कहती है बेवकूफ कहीं के औकात में रहो, अगर उसने एक भी हिट मार दिया तो फिर भगवान को प्यारे हो जाओगे, इसीलिए चुपचाप हमारी मदद ले लो। लेकिन माफी आगे से कहता है कि उसे पता है कि इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट उसका सर है, जैसा कि यू ने पिछली बार इसको मारने के लिए किया था। उसी टाइम पे यू उसे कहता है माफी ऐसा मत करो मेरी जान, उसका वीक पॉइंट उसका सर नहीं है। लेकिन माफी को यू की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है और उसे ऐसा लगता है कि यू झूठ बोल रहा है ताकि माफी उसकी रेपुटेशन को सरपास न कर सके। इसके बाद माफी फिर से वहाँ पे अपने स्वॉर्ड स्किल को रिलीज करता है और कई सारे हिट्स उस मॉन्स्टर के ऊपर सर के मार के पार निकल जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उस मॉन्स्टर की आधी एचपी भी कम नहीं हुई थी, जिससे माफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये अभी तक मरा क्यों नहीं, मैंने तो इसके वीक पॉइंट्स के ऊपर कई सारे स्ट्राइक्स मारी थी। लेकिन वहीं पे हम लोग माफी की एचपी देखते हैं तो उसकी 15 हो चुकी थी, एक और हिट और माफी सच में मारा जाएगा। जो और यांग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, यूने तो उसके सर के ऊपर मार के ही उसे खत्म किया था। यांग आगे से कहता है कि प्रॉब्लम उसके सर पे नहीं है, प्रॉब्लम असल में पर्सन पे है, क्योंकि माफी यू जितना अच्छा नहीं है। जिससे माफी का प्राइड काफी ज्यादा टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे यू से कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे यू भगवान है और वो एक लूजर है। जो माफी से कहती है कि बस बहुत हुआ, जल्दी से वापस आ जाओ, अगर उसने तुम्हें एक और बार हिट कर दिया तो फिर तुम मारे जाओगे। लेकिन माफी अब फुल फॉर्म में आ चुका था। इसके बाद वो फिर से अपनी स्किल को रिलीज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे कट्स मार देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की एचपी सिर्फ एक ही बच गई थी। माफी अपने मन के अंदर सोचता है कि बस एक और हिट, जिसके बाद वो यहाँ का हीरो बन जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे यू आगे बढ़ता है और उसका किल चुरा लेता है, जिससे माफी की आगे से चीख निकल जाता है और वो कहता है नानी। लेकिन यू उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो मॉनिटर, तुमने काफी ज्यादा अच्छे से मेहनत की। लेकिन माफी उसे गालियां देते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरा किल चुरा लिया, तू एक चोर है। यांग आगे बढ़ता है और वो माफी को शांत करते हुए कहता है कुछ नहीं भाई, पबजी में ऐसा होता रहता है, अगली बार तुम यू की किल चुरा लेना, लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ। उसी टाइम पे हम लोग यू को देखते हैं जो कि काले पत्थर के साथ कुछ तो कर रहा था। जिसके बाद वहाँ पे दो और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके पास इतना स्टेमिना और पावर नहीं बची थी कि वो दोनों वहाँ पे लड़ाई कर सकें, इसीलिए उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। यू कमरे के अंदर जाते हुए उनसे कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से खिसकना चाहिए और उसे पता चल गया है कि वो लोग यहाँ से कैसे वापस जा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाते हैं। जो यू से पूछती है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा और उसे रास्ता कैसे पता चला है। ये उन लोगों से कहता है कि तुम्हें कल पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मेरा कहना मानना पड़ेगा और जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है। तो फिर से भागते हुए उन लोगों के पास आता है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें एक मौका दिया था तुम्हारी गलती सुधारने का, लेकिन तुमने उस गलती की माँ बहन ने एक कर दी, जिसके बाद उस गलती के ऊपर तुमने सुसु कर दिया। अब तुम लोगों को कोई भी बचा नहीं सकता है, तुम सभी लोगों को नर्क जाना चाहिए। हम लोग तुम्हें अपने विलेज के अंदर और ज्यादा रहने नहीं दे सकते हैं, अभी की अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। यू तद्दू का नाम लेते हुए कहता है वोगॉन, क्या तुम सच में यहाँ के रहने वाले हो? इस पे से वोगॉन आगे से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे सदियों से रहते आ रहे हैं, तुम्हारी मौत पास आ गई है तो फिर तुम लोग कुछ भी बकते जा रहे हो। यू आगे से कहता है कि समय आ चुका है कि अब इस नाइटमेयर विलेज की सच्चाई सबको बताई जाए, यहाँ पे सिर्फ एक ही सच्चाई है जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है। दद्दू आगे से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जिसपे यू उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम में से कोई भी इस नाइटमेयर विलेज का असली रहने वाला नहीं है, तुम में से हर एक बंदा उन 40 लोगों में से एक है जो कि पिछले नाइटमेयर विलेज के दौरान गायब हो चुके थे, जिनको इस विलेज ने निगल लिया था। हमने जैसे ही इसके अंदर कदम रखा था तो फिर हम लोग तुरंत फैंटेसी रियलम के अंदर कैद हो गए थे और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पे दद्दू आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम सभी लोग फालतू की बकवासें बना रहे हो, तुम लोगों के पास ऐसी कहानियों के होने का कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन यू आगे से कहता है कि सबूत है और ये सबूत है ये काला पत्थर। जिस पे दद्दू और ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहता है कि ये पत्थर को हम लोग प्रोटेक्टर पत्थर कहते हैं और ये हमारी रक्षा करता है तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे गंदे हाथों से छू के दूषित करने की, अब तुम सभी लोगों को मरना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे क्लास के जितने भी लोग थे वो सभी आगे से उसी पत्थर को बाहर निकाल लेते हैं और दद्दू से कहता है कि दद्दू हमने तो सिर्फ दो छुए हैं, अब तुम क्या कर लोगे। दद्दू आगे से कहता है कि ये प्रोटेक्टर पत्थर हम लोगों की पवित्र चीजों में से एक है, अगर इसे कोई भी अपने गंदे हाथों से छू लेता है तो फिर होली लॉर्ड खुद नीचे आते हैं और उसे एक कड़ी पनिशमेंट देते हैं। लेकिन यू आगे से कहता है कि वो लोग जैसे ही इन पत्थरों को तोड़ देंगे तो फिर ये फैंटेसी वर्ल्ड भी अपने आप ही टूट के बिखर जाएगा, जिसके बाद वो लोग इस जगह से आजाद हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग पत्थरों को लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी के साथ ऊपर का जो रियलम था वो चिटकने लगता है और वहाँ पे सभी लोग आजाद हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि दद्दू को याद आता है कि वो पिछली बार के स्टूडेंट थे और उन्होंने प्रिंसिपल से वादा किया था कि वो सभी लोगों को सही सलामत वापस लेके आएंगे। जिसके बाद दद्दू को याद आ जाता है कि वो पिछली बार के क्लास मॉनिटर थे और उन्होंने सभी से वादा किया था कि वो सभी को सही सलामत वापस लेके जाएंगे। उसी टाइम पे सिस्टम का नोटिफिकेशन सभी के पास आता है कि उन लोगों ने सक्सेसफुली नाइटमेयर विलेज के कोर को ढूंढ निकाला है और सभी विलेजर्स को भी जगा दिया है, इसलिए उन लोगों को सही सलामत असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जिसके बाद उन लोगों को सही सलामत ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यांग और जो यह उसे पूछते हैं कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थरों को तोड़ दिया जाएगा तो फिर सभी लोग यहाँ से आजाद हो सकते हैं। लेकिन यू आगे से कहता है कि ये सभी बातें हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की बात करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को पता चलता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो 5 लोग ही यहाँ पे कैद हैं और अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन उनके पास आता है और वो उन्हें बताता है कि उन 5 ने मिलकर ब्लैक पत्थरों यानी कि जो स्टोन थे उन्हें तोड़ा है, इसीलिए उनके लिए एक नए मिशन को इशू किया गया है जो कि था कि उन लोगों को नाइटमेयर विलेज के दिल को दोबारा से ढूंढ के निकालना है और इसकी डिफिकल्टी ई लेवल की थी। फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी बच्चे सही सलामत असली दुनिया में आ चुके थे और प्रिंसिपल को भी पता लग जाता है कि कई सारे बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं, जिनमें से 100 और काफी सारे इलाइट स्टूडेंट भी थे। प्रिंसिपल को इतनी ही देर में पता लग जाता है कि उन लोगों ने हिडन मिशन को एक्टिवेट कर दिया है नॉर्मल मिशन को पूरा करने के बाद। इसके बाद प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अगर वो सभी लोग इस हिडन मिशन को पूरा कर लेते हैं तो फिर वो इस कैपिटल के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं कि उन लोगों ने इस मिशन को अकेले पूरा किया है और ये काफी बड़ी अचीवमेंट बन जाएगी। लेकिन वो सभी लोग काफी ज्यादा मुश्किल में हैं क्योंकि हिडन मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो सभी लोग अभी तो नए नवेले बच्चे ही हैं। क्या उनके अंदर सच में इतनी ज्यादा काबिलियत है कि वो लोग इस तरह के मिशन को पार कर सकेंगे। इसके बाद हम उन 5 लोगों को देखते हैं जहाँ पे उन लोगों ने लेवल अप तो कर लिया था लेकिन उनका स्टेटस ज्यादा नहीं बढ़ा था। यह आगे से कहता है कि हम सभी लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं, क्या हम लोग सच में इस हिडन मिशन को पूरा कर भी पाएंगे। जी आगे से कहती है कि उन लोगों को विलेज हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो फिर वो लोग उसे ढूंढ के कैसे दोबारा से जिंदा करेंगे। वहीं पे जो यू से कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता था कि अगर हम लोग विलेजर्स और बाकी सभी लोगों को जगा देते हैं तो भी हम लोग शायद से यहाँ से बाहर निकल सकते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उन काले पत्थरों को तोड़ने की जरूरत थी। जिसपे वो को आगे से खांसी आने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे सच में उन पत्थरों को तोड़ने की जरूरत थी भी या नहीं। लेकिन वहीं पे यांग को पूरा यकीन था कि यू ने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि वो हिडन मिशन को एक्टिवेट कर सके, जिसकी मदद से उन लोगों को भी मौका मिल सके और इसीलिए यू ने उन 4 को चुना था ताकि वो सभी पत्थर को तोड़े और यू उन सभी के साथ इस हिडन मिशन को पूरा कर सके और वो सभी लोग इस मौके का अच्छे से फायदा उठा सके। और यांग यू को अब अपना असली बड़ा भाई मानने लगा था। वहीं पे माफाई अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर इसे अच्छे से पता होता कि हिडन मिशन एक्टिवेट होने वाला है तो फिर ये पक्का हमें कभी भी इन सभी चीजों के अंदर घसीटता नहीं और ये अकेले अकेले इस मौके का फायदा उठाता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुमसे पहले इस हिडन मिशन को पूरा कर लूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ का हीरो बन जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 4 मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं और आगे से वो बस एक ही बात को रट लगाए थे कि इन सभी को मार दो, इन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उन्होंने पहले ही टीम अप कर लिया था। जिसके बाद वो सभी उन मॉन्स्टर्स के साथ भिड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पे जी अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके सभी को हील कर रही थी और वहीं पे जो अपनी टैंक वाली पावर्स का इस्तेमाल करके अटैक्स को रोक रही थी। और टैंक का एक ही काम होता है कि वो हमले को रोकेगा और अपने साथियों के लिए हमला करने का मौका निकालेगा। वहीं पे हम लोग माफाई को देखते हैं जो कि आगे से एक मॉन्स्टर के ऊपर शॉट से हमला करता है तो लेवल अप बढ़ जाने की वजह से उसको सिर्फ 10 का ही डैमेज लगता है, लेकिन माफाई के लिए इतना ज्यादा कम नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो और जी एक साथ एक मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी टाइम पे यू आगे बढ़ता है और वो एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और उसको बदले में एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ कुछ अटैक पॉइंट भी मिलते हैं। लेकिन जो उसे कहती है कि अपने सामने देखो, तुम्हारे ऊपर 2 और मॉन्स्टर हमला करने
वाले हैं। ये जल्दी से अपने डंडे को इधर उधर घुमाता है और दोनों ही मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता है और उसे 20 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ कुछ अटैक पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में उसको रिवॉर्ड कोर भी मिला था। ये अपने मन के अंदर सोचता है कि हिडन मिशन का यही फायदा होता है, छोटे से मॉन्स्टर को मारने के बदले में भी काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। और जब ये उसको खोलता है तब उसके अंदर से एक नेकलेस बाहर निकलता है जो कि F ग्रेड का था और अगर ये इसको पहन लेता है तो फिर ये उसके डैमेज को 5% तक बढ़ा देगा। लेकिन ये इक्विपमेंट सिर्फ मेज के लिए था। ये अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पीस ऑफ सेट अच्छा तो है क्योंकि ये भाई लड़कियों के लिए था, लड़के थोड़े ना कोई माला वाला पहनते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसे ये नेकलेस को यांग को दे देना चाहिए। अगर वो इसके पास रखेगा तो फिर उसको अच्छे से इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद वो सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं कि उन सभी ने एक साथ काम किया और काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वहीं पे यू अपने मन के अंदर सोचता है कि बस थोड़ी सी देर और इसके बाद मैं लेवल अप कर जाऊंगा और मैं लेवल 6 पे आ जाऊंगा और साथ ही में मेरे एट्रीब्यूट्स भी बढ़ जाएंगे। और उसे पक्का यकीन था कि अगर वो इस गेम को पूरा कर लेता है यानी कि हिडन मिशन को, तो फिर उसे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ अच्छा मिल सकता था। इसके बाद यांग यू से कहता है कि सबसे अच्छी चीज है कि उन लोगों को अच्छे से याद है कि उन्हें एक साथ मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, तो फिर शायद से वो लोग विलेज हार्ट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन यू का अलग मानना था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस तरह के मॉन्स्टर्स को लगातार मारते रहेगा तो फिर उनमें से कोई एक विलेज का हार्ट हो सकता है जिससे वो लोग यहाँ से आजाद हो सकेंगे। लेकिन उसी टाइम पे यू का पैर किसी गलत जगह पे ऊपर पड़ जाता है जिससे हिडन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और जमीन टूटती है और वो सभी लोग एक साथ नीचे जाके गिरते हैं। लेकिन हम लोग यू को देखते हैं जो कि भाई जैंग के सीधा पिछवाड़े के ऊपर गिरा था, इसीलिए उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। और यू आगे से कहता है कि मुझे कुछ मार्शमैलो जैसा महसूस तो हुआ था, असल में तेरे ये बबले हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे ही खड़े होते हैं तो फिर उन्हें आसपास के इलाके से बहुत ज्यादा बू आने लगती है और ये बदबू सड़े हुए मान से आ रही थी। जो आगे से कहती है कि इस तरह की चीजें यहाँ पे होना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कई सारे लोग रहते थे, शायद से ये उनकी डेड बॉडीज हो सकती हैं या फिर किसी जानवर की। लेकिन उसी टाइम पे जी उन लोगों से कहती है कि आंखें खोल के जरा अपने सामने देखो, हमारे सामने हमारी मौत बैठी हुई है। जिसके बाद वो सभी लोग जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो फिर उनके सामने एक बहुत बड़ा नाइटमेयर मॉन्स्टर बैठा हुआ था जो कि सो रहा था। उसी टाइम पे सिस्टम बाहर आता है जो कि बताता है कि ये नाइटमेयर किंग है जो कि अभी सोने की स्टेट पे है और इसकी हेल्थ 1000 थी, स्ट्रेंथ 65, एजिलिटी 25, डिफेंस 25। और सिस्टम बड़े प्यार से उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग नाइटमेयर किंग को जगा देते हैं तो फिर वो लोग यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल शुरू करेंगे जहाँ पे बिल्ली बेशक नाइटमेयर किंग रहेगी। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर बॉस है क्योंकि इसका लेवल 10 है और ये बिल्कुल स्केलेटन किंग के बराबर का है। लेकिन ये वाला बॉस उसके मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी बू से ही पता लगता है कि इसने कई सारे लोगों की जानें ली हैं। यंग आगे से कहता है कि इस चीज को नाइटमेयर विलेज का हार्ट तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सभी लोगों के घोड़े लग जाएंगे। माफई आगे से कहता है कि चलो हम लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं जैसे हम लोग इस हिडन मिशन को तोड़ सकेंगे और यहाँ से बाहर निकल सके। जो आगे से कहती है कि इसका डैमेज इतना ज्यादा होगा कि मेरी शील्ड उसे रोक नहीं पाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद माफई फैसला कर लेता है कि वो लोग नाइटमेयर किंग को उंगली नहीं करेंगे और उसे अच्छे बच्चे की तरह सोने देंगे। लेकिन उसी टाइम पे यो उनसे कहता है कि नहीं, हम लोग इसे उंगली करेंगे और जगाएंगे क्योंकि हमारे जीतने के चांसेस अभी भी हैं। इसके बाद यो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ 101 है, अगर वो अपनी पैसिव स्किल मसल क्रिएट्स मिरेकल का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो डैमेज 202 हो जाएगा। इसके बाद यो अगर स्केलेटन किंग की रिंग को पहन लेता है तो फिर वो डैमेज 50% तक बढ़ा देगी। जिसके बाद यो नाइटमेयर किंग के वीक पॉइंट्स के ऊपर अगर एक या फिर 2 बार हिट मार देता है तो फिर वो नाइटमेयर किंग को आसानी के साथ मार सकता है और इसे मारना इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे खतरा बना हुआ था, अगर यो इन सभी मौकों को मिस कर देता है तो फिर वो बेशक यहाँ पे मारा जाएगा और साथ ही में उसके साथ ही भी। उसी टाइम पे यंग आगे बढ़ता है और वो यू के सर को चेक करके उससे कहता है, दोस्त तुम्हें बुखार उखार तो नहीं है क्या? मैंने सही सुना कि तुम लोग उस खतरनाक चीज को मारने के बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद यू उन लोगों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, नाइटमेयर किंग के स्टेटस सच में काफी ज्यादा हाई है लेकिन उसकी कमजोरी उसकी डिफेंस है। अगर हम सभी लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके डिफेंस के ऊपर हमला करें तो फिर उसे मार पाना ना के बराबर नहीं रहेगा, हम उसे मार सकते हैं। माफई को समझ में आ जाता है कि यू को क्या चाहिए। दरअसल यू चाहता था कि वो सभी लोग नाइटमेयर किंग का ध्यान अपनी तरफ खींचे ताकि यू को मौका मिल सके और वो नाइटमेयर किंग को एक अच्छा सा अटैक दे सके जिससे वो लोग नाइटमेयर किंग को मार सकता है। ये उन लोगों से कहता है बेशक ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, अगर उनमें से एक भी अटैक उन लोगों को लग जाता है तो फिर वो लोग बेशक मारे जाएंगे, इसीलिए उन लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत थी, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वो सभी लोग यू का साथ देने के लिए मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माफई यू से कहता है कि तुम
हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर बॉस शक्तिशाली होता है तो फिर हमें यहाँ पे भाग जाना चाहिए। फालतू की लड़ाई लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन यो उसे कहता है कि चिंता न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद यो आगे बढ़ता है और वो नाइटमेयर किंग के ऊपर चढ़ जाता है। और यो को पहले से ही पता था कि जब तक वो लोग नाइटमेयर किंग के ऊपर हमला नहीं करते हैं तब तक नाइटमेयर किंग जागेगा नहीं। और जिसके बाद यो को बस यही पता लगाना था कि नाइटमेयर किंग का वीक स्पॉट कौन सा है। इसके बाद यो थोड़ा सा इधर उधर घूमता है तो फिर उसे बड़ी आसानी के साथ ही नाइटमेयर किंग का वीक पॉइंट मिल जाता है, जो कि था उसका दिल। जिसके बाद यो अपने डंडे को उठाता है और डायरेक्ट उसके वीक पॉइंट के ऊपर हमला करता है। और वो साथ ही में मिरेकल ऑफ मसल्स को भी एक्टिवेट करता है और रिंग को भी पहन लेता है, जिससे नाइटमेयर किंग को क्रिटिकल हिट लगता है और उसे 508 का डैमेज पड़ता है। जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि ऐसा कोई अटैक मेज कर भी सकता है, वो भी 508 का अटैक। इसके बाद वहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम उन्होंने बताता है कि उन लोगों ने मिशन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है नाइटमेयर किंग को जगा के। इसीलिए मिशन को चेंज करके नाइटमेयर किंग को मार दो ये कर दिया गया है और इसका डिफिकल्टी लेवल ए होने वाला है। यो कि इतना जबरदस्त हमला करने की वजह से नाइटमेयर किंग जात उठता है। इसके बाद यो तुरंत पीछे हट जाता है और उन लोगों से कहता है कि तैयार हो जाओ, जैसा प्लान किया गया था वैसा ही करो। नाइटमेयर किंग उठता है और सीधा उन लोगों को देख के उनसे कहता है, घटिया इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे जगाने की। यू माफी से कहता है कि जैसा प्लान किया था वैसा ही करो। जिसपे माफी अपनी शॉट को लेता है और डायरेक्ट नाइटमेयर किंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन माफी जैसे ही नाइटमेयर किंग के ऊपर हमला करता है तो फिर उसको सिर्फ एक डैमेज लगता है। जिससे माफी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यू ने यहाँ पे 508 का डैमेज कैसे दिया था। लेकिन इसके बावजूद माफी हार नहीं मानता है और वो अपनी शॉट स्किल को अपग्रेड करके नाइटमेयर किंग के ऊपर हमले करता रहता है। जिसके बाद उसके हमले 1 से 2 में बदल जाते हैं। लेकिन नाइटमेयर किंग उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ही सबसे पहले मरना है, इसीलिए बेशक मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। जिसके बाद नाइटमेयर किंग माफी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। माफी चिल्ला के जो और जी से कहता है कि मेरी मदद करो। जिसके बाद यांग अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोकता है और वहीं पे जी भी अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक रही थी और वहीं पे जो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उन्हें हील कर रही थी। जिससे वो अटैक कुछ देर के लिए रुक जाता है। लेकिन जो आगे से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग सिर्फ 1 ही 2 सेकंड के लिए इस हमले को रोक पाएंगे। इसीलिए माफी यू से कहता है कि जल्दी से करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। उसी टाइम पे यू तेजी से आगे बढ़ता है और वो नाइटमेयर किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और नाइटमेयर किंग को 182 का डैमेज पड़ता है। जिससे उसकी एचपी बहुत ज्यादा लो हो जाती है और सिस्टम यू को बताता है कि नाइटमेयर किंग यहाँ पे नाइटमेयर रियलम को रिलीज करने वाला है। जिससे यू को समझ में आ जाता है कि इसी वजह से कई सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे नाइटमेयर किंग को मारने के लिए आए होंगे और वो लोग इस रियलम के अंदर फंस गए होंगे। इसके बाद नाइटमेयर किंग वहाँ पे रियलम को रिलीज करने लगता है और उसकी फोर्स की वजह से वो चारों तो पीछे ही खड़े थे और वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यू जल्दी से आगे बढ़ता है और नाइटमेयर किंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो इसे ये करने नहीं दे सकता है, नहीं तो वो लोग भी यहाँ पे हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। जिसके बाद यू आगे बढ़ता है और नाइटमेयर किंग के ऊपर एक और हमला करता है और नाइटमेयर किंग को फिर से 182 का डैमेज पड़ता है और अब यू को बस एक और हिट मारने की जरूरत थी। जिसके बाद वो जंप करता है और नाइटमेयर किंग के ऊपर हिट मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। जी उसे कहती है कि संभल के, मैं तुम्हें हील नहीं कर सकती हूँ अगर तुम्हें डैमेज पड़ता है। यू उसे कहता है कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो नाइटमेयर किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उसे बीच से चीर देता है और इसी के साथ यू ने सक्सेसफुली नाइटमेयर किंग को मार दिया था। सिस्टम यू को बताता है कि उसने इस मिशन को पूरा कर लिया है, इसीलिए उन लोगों को अब यहाँ से बाहर निकाला जाता है और सभी लोगों को उनके काम के हिसाब से उन्हें रेटिंग और लेवल दिया जाएगा। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक साथ मिलकर नाइटमेयर किंग को आखिरकार मार डाला। जी को डी रैंक की रेटिंग मिलती है और उसे डी लेवल की एक स्पेल मैजिक मिलता है जो कि था स्प्रिंग ब्रीज एंड विलो। हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन हीलिंग से जुड़ा होगा। जो को सी रैंक की रेटिंग मिलती है और उसे भी डी लेवल का एक मैजिक स्पेल मिलता है जो कि बिल्कुल जी की तरह ही था। यांग को भी सी रैंक की रेटिंग मिलती है और उसे भी डी लेवल का टैलेंट मिलता है जो कि था एक मैजिक स्पेल जिसकी मदद से वो जमीन को दगा सकता था और अपने एनिमी को पता भी नहीं चलने देता। माफी को भी सी रैंक की रेटिंग मिलती है और उसे भी डी लेवल का एक स्पेल मिलता है जिसकी मदद से वो 2 दुनियाओं को बीच से अलग कर सकता था सिर्फ एक ही हमले के अंदर। इसके बाद यू की बारी आती है और उसे ए रैंक की रेटिंग मिलती है और साथ ही में उसे बी लेवल की एक मैजिक बुक मिलती है जिसका नाम था विदरिंग मैजिक। लेकिन यू इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास स्पिरिट पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर कोर के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम ये तो मेरे पास है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। जब यू उस कोर को खोलता है तब उसके अंदर से बी रैंक की एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है जिसका नाम था ड्रैगन पियर्सिंग स्वॉर्ड।
स्वॉर्ड, और इसकी मदद से अगर यू किसी के ऊपर का डैमेज करता है तो फिर वो 50% तक बढ़ जाएगा और ये काफी अच्छी स्वॉर्ड थी। लेकिन ये यू के किसी भी काम की नहीं थी और वो आगे से उसे कोसते हुए कहता है कि इसके अंदर से इसे ही बाहर क्यों निकलना था, ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग माफई को देखते हैं जो कि चमकते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड्समैन है तो उसके लिए स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कीमती है। जिसके बाद यू पीछे मुड़ता है और उस स्वॉर्ड को माफई को दे देता है। माफई उसे पूछता है क्या तुम ये सच में मुझे देना चाहते हो? यू उसे कहता है कि तुम्हारे सिवा यहाँ पे स्वॉर्ड कौन चला सकता है और मैं तुम्हें तुम्हारे अलावा और किसको दूंगा। माफई आगे से बताता है कि बेरंगी स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। कई सारे लोग अपना जीवन लगा देते हैं लेकिन इसके बावजूद वो लोग इसे होल्ड नहीं कर पाते हैं। और क्या यू सच में उसे इस तरह की कीमती स्वॉर्ड देना चाहता है? यू उसे कहता है लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं पानी में फेंक दूंगा। लेकिन माफई उसे कहता है कि तुम इसकी मदद से कैपिटल के अंदर एक महंगा घर भी खरीद सकते हो। लेकिन यू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कोर के अंदर झांक के देख रहा था कि शायद से कुछ तो बचा हो, लेकिन उसे कोर के अंदर से कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद यू अपने स्टेटस की तरफ देखता है, तब उसकी स्ट्रेंथ 151 हो गई थी। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स भी ठीक ठाक थे लेकिन उसकी हेल्थ सिर्फ 70 थी। इसीलिए अगर यू के ऊपर कोई भी हमला लग जाता है तो फिर वो मर भी सकता है। जिसके बाद यू अपने मन के अंदर सोचता है कि उसका ब्रेव ऑफ मैजिक हार्ट सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है और वो बाकियों के ऊपर काम नहीं करेगा। इसीलिए यू को हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि उसे कौन सा एट्रीब्यूट को बढ़ाना है, नहीं तो वो मर भी सकता है और उसकी लाइफ काफी ज्यादा कीमती है। जिसके बाद वहाँ पे हिडन मिशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर उन सभी लोगों को असली दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं। वो सभी लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि ये लोग सही सलामत बाहर आ गए। इसके बाद प्रिंसिपल भागते हुए उन लोगों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो दोनों यहाँ पे पिछले 2 दिनों से गायब थे और उन सभी को लगने लगा था कि वो लोग लौट के कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उन लोगों ने हिडन मिशन को पूरा कर लिया और सही सलामत वापस आ गए। इस वजह से कई सारे यूनिवर्सिटीज अब उन्हें हायर करने के लिए लड़ाई लड़ेंगी कि कौन उनमें से एक को हायर कर सकता है। सभी लोग उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये काफी अच्छी बात है कि हमारी क्लास ने 5 जीनियसेस को प्रोड्यूस किया है। अब कई सारी यूनिवर्सिटीज उन्हें हायर करने के लिए फाइट करेंगी। वहीं पे माफई अपने मन के अंदर सोचता है कि यो तुमने मुझे वो शॉट देके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं उसी शॉट से तुम्हारे जितने भी सपने हो उन सभी को रोक दूंगा और तुमसे आगे निकल जाऊंगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और वो प्रिंसिपल को बताता है कि यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज आई हैं, हुआंग और जिंगडू, और वो दोनों ही इन 5 लोगों को हायर करने के लिए लड़ाई कर रही हैं। प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है कि मैं रिटायर होने से पहले कई सारे जीनियसेस को निकाल दूंगा और ये कैरियर मेरे लाइफ का बहुत अच्छा रहेगा कि मैंने यहाँ पे सर्व किया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसको पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन किया होगा तो मैं पक्का इसे ड्रॉप कर दूंगा। हम लोग जिंगडो के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि 5 में से कोई भी वहाँ पे नहीं जाने वाला है। यूनिवर्सिटी वाले वहाँ पे फैसला करते हैं कि वो सबसे पहले कैंडिडेट के टेस्ट करेंगे कि उनकी कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है। और ऑफ कोर्स हमारा मॉनिटर माफई आगे बढ़ता है अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए। जिंगडो वाले अपने मन के अंदर सोचते हैं कि माफई दिखने में सुंदर और लंबा है तो फिर उसे जिंगडो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आना चाहिए। और उसकी टैलेंट की बात तो अलग ही है, वो लेवल 5 पे है और भी रैंका टैलेंट है और साथ ही में स्वॉर्ड्समैन काफी अच्छा टैलेंट माना जाता है। हुआकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेते हैं और माफई से कहते हैं कि तुम इसे तोड़ के दिखाओ। हुआकिंग के जो प्रोफेसर हैं उनका लेवल 25 है और उनकी स्ट्रेंथ 300 के आसपास है। जिसके बाद होना क्या था, माफई अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक ही बार में उनके ऊपर हमला करता है और वो काफी आसानी के साथ प्रोफेसर के बैरियर को तोड़ देता है, जिससे प्रोफेसर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लेवल 25 पे है और वहीं पे माफई लेवल 5 पे। इसके बाद वो माफई से कहते हैं कि माफई ने जिस तरीके से अपनी शॉट का इस्तेमाल किया और एक अच्छी स्ट्राइक मारी, ये काफी अच्छा मूव था। वहीं पे जिंगडो वाले कहते हैं कि अगर माफई स्ट्राइक करने की सटीकता को यानी कि एक ही एरिया में शूट करे तो फिर वो अपनी पावर को 35% तक बढ़ा सकता है। सभी लोग माफई के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमें लगता है कि माफई काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है और दोनों प्रोफेसर उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हुआकिंग और जिंगडो वाले दोनों प्रोफेसर अपने मन में एक ही बात सोचते हैं कि ये साला हमसे माफई को छीनना चाहता है। इसके बाद हुआकिंग के प्रोफेसर माफई से पूछते हैं क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो, जिसमें माफई पीछे हटके कहता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो सोच के बताएगा, बिल्कुल मेरी तरह। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यू तू जिधर जाएगा मैं भी उधर आएगा। जिसके बाद जो की बारी आती है और वो वहाँ पे अपनी हीलिंग ब्रेस एबिलिटी को दिखाती है। वो दोनों प्रोफेसर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो लेवल 4 पे होने के बावजूद इतनी ज्यादा कैपेबल है कि वो एक साथ पूरी स्क्वाड को हील कर सकती है। जिसके बाद जी का नंबर लगता है और वो वहाँ पे अपनी शील्ड का
का इस्तेमाल करती है। प्रोफेसर जब उसके ऊपर हमला करता है तो उसकी शील्ड डैमेज को तो रोकती है और साथ ही में प्रोफेसर के ऊपर भी डैमेज पड़ता है, जिससे प्रोफेसर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जी से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है, जिसपे जी उसे बताती है कि उसका जो डैमेज एक्सेप्ट होता है वो रिफ्लेक्ट भी करता है, जिससे हमला करने वाले के ऊपर भी डैमेज पड़ता है। इस बात से प्रोफेसर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे जी का टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वहाँ पे मोटू यानी कि यांग की बारी आती है। हालांकि प्रोफेसर यांग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है और उसे तो इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं होता है कि यांग अपना एक हीलर भी है। लेकिन जब यांग वहाँ पे स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है जो कि उसे रिवॉर्ड में मिला था और वो था ग्राउंड एक्सप्लोजन, और वो जमीन के नीचे से उसके ऊपर धमाका करता है, तो फिर प्रोफेसर को 3 का डैमेज पड़ता है और प्रोफेसर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यांग के पास एक ऐसी भी एबिलिटी है जो अपने अपोनेंट के ऊपर हमला कर सकती है और उसके अपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा। फिर प्रोफेसर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे प्रिंसिपल के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ये तो जीनियस ऐसे पैदा कर रहा है जैसे हाजमोला खाने के बाद गैस। इसके बाद हमारा हीरो आगे बढ़ता है और ये एक नेक्रोमेंसर के नाम पे कलंक है। हमें बताया जाता है कि इसका लेवल 7 है और इसका टैलेंट अननोन है। जिंगडो वाले अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो बाकियों से काफी ज्यादा हाई लेवल पे है, लेकिन इसके टैलेंट के बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्या इसका टैलेंट बाकियों से काफी ज्यादा लो है जो कि बताने में शर्म करता है? इसके बाद प्रोफेसर यू के सामने खड़ा हो जाता है और उसे पुचकारते हुए कहता है, बाबू कोई क्रिएचर समन करो और मेरी बुंड फाड़ दो। प्रोफेसर इस बात से काफी ज्यादा घबराया होता है कि कहीं ये खतरनाक सा क्रिएचर समन न कर ले और मैं सही सलामत घर जा भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसी टाइम पे यू समन करने की जगह पे फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है उसके ऊपर पंच मारने के लिए। प्रोफेसर इससे काफी हैरान होता है और वो सोचता है ये मेरी तरफ इतनी फुर्ती से भागते हुए क्यों आ रहा है और इसके हाथ इतनी तरह से क्यों लग रहे हैं? क्या ये मेरे ऊपर कोई पंच मारने वाला है या फिर कोई धमाका करने वाला है? और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो ये जो भी करना चाहता है मैं इसे करने देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे यू एक जोरदार उसके ऊपर हुक मारता है यानी कि नीचे से घुसा और प्रोफेसर को 200 का डैमेज पड़ता है और वो धड़ाम से पीछे जाके गिरता है और सभी लोग इससे हक्का बक्का रह जाते हैं कि यू ने एक 25 लेवल के प्रोफेसर को पेल दिया। जिंगडो वाले उस प्रोफेसर से पूछते हैं क्या तुम भाई इजी गए थे उसके ऊपर? जिसपे प्रोफेसर चिल्ला के कहता है कि मैं कभी भी एक बच्चे के ऊपर इजी ना जाऊं, ये तो फिर भी साला 7 साल का मुस्टंडा है। और प्रोफेसर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये किस तरह का दानव है, इसने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया था, मैं तो मार ही जाता। लेकिन ये जो भी कुछ भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका टैलेंट बहुत ज्यादा डेंजरस है। सभी लोग यू के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो यहाँ पे साइतामा बनने को चल रहा है, इसने कोई भी अनडेड क्रिएचर समन नहीं किया, ये किसी दूसरे टाइप का नेक्रोमेंसर वैक्रोमेंसर है क्या? खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो हैं ही गरीब। जिंगडो वाला प्रोफेसर अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं टेस्ट नहीं ले रहा था, नहीं तो मेरी इज्जत उतर जाती। जिसके बाद यू उन लोगों से पूछता है क्या मेरा टेस्ट खत्म हुआ? इस पे जिंगडो का प्रोफेसर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को दिखाया है, तुमने कोई भी अनडेड क्रिएचर समन नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें कोई भी स्कोर नहीं दे सकते हैं। जिसपे यू आगे से कहता है कि अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़े, अपने को बस वॉरियर की तरह फिजिकल ट्रेनिंग करनी है बस। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वैसे भी मैं अपना मैजिक यूज थोड़ी ना कर सकता हूँ, अभी के लिए जिंगडू यूनिवर्सिटी के अंदर जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पे जिंगडू वाले आगे से कहते हैं कि ये चीज जिंदगी में पहली बार हो रही है और तुम्हारी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा खास है, इसलिए मुझे प्रिंसिपल से कॉल करके पूछना पड़ेगा। इसके बाद जिंगडू वाले अपने प्रिंसिपल को कॉल लगाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं कि हमने यहाँ पे एक 7th लेवल का एक भयानक टैलेंट देखा है, जिसने एक ही पंच मार के हुआंगिंग के प्रोफेसर के छक्के छुड़ा दिए हैं। इससे प्रिंसिपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो आगे से कहता है कि अपन तेरे को पूरी अथॉरिटी देता है, जो भी चाहिए वो सब कुछ कुर्बान कर दे, लेकिन वो टैलेंट अपने को ही चाहिए। और प्रिंसिपल प्रोफेसर से कहता है कि मैं खुद तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ और मैं खुद उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। वहीं पे हुआंगिंग वाले प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल को कॉल ही लगाते रह जाते हैं और यहीं पे जिंगडू वाले बाजी मार जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जिंगडू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बाहर निकलते हैं जो कि यू को अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम ची पिंग है और मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। जिसपे यू उससे कहता है कि अपनी सांस बचा के रखो, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मैंने पहले ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया है। वहीं पे हुआंगिंग के जब प्रिंसिपल फोन उठाते हैं तो प्रोफेसर उनसे कहता है कि आप थोड़े से लेट हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि बाकी भी बुरे नहीं है, मैं उनके लिए थोड़ी सी फाइट कर लूंगा। लेकिन जब तक प्रोफेसर इस बारे में सोचते तब तक प्रिंसिपल बाजी मार चुके थे और उन्होंने बाकी सभी को मना लिया था जिंगडी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे यू प्रिंसिपल से कहता है कि अपन को तेरे से एक सवाल पूछना है बुड्ढे, जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दे। जिसके बाद यू प्रिंसिपल से अपने फादर और मॉम डैड के बारे में पूछता है, जिसपे प्रिंसिपल आगे से कहता है कि तभी तो मुझसे तुम्हें कुछ जानी पहचानी से महक आ रही थी,
यानी कि प्रिंसिपल यू के माता पिता को अच्छे से जानता था। प्रिंसिपल यू को बताता है कि वो सिर्फ उनके बारे में इतना ही बता सकता है कि वो दोनों प्रिंसिपल के स्टूडेंट हुआ करते थे और उन दोनों का ही टैलेंट लाजवाब था और उन दोनों को गायब हुए 10 साल हो चुके हैं और इसके बाद से उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने उनको काफी टाइम से पढ़ाया है और मैं उनके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उनके गायब होने के बाद से कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा भी होंगे। और वो यू को आगे बताता है कि जब से वो लोग ग्रेजुएट हुए थे तब से प्रिंसिपल को उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। उसे बस हल्की सी ही जानकारी है कि वो लोग कैसे गायब हुए थे, कि वो लोग किसी प्राइवेट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे और यू को भी वहीं पे जाना पड़ेगा, तभी यू को उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। प्रिंसिपल जाते हुए उन लोगों से कहता है कि उन लोगों को एडमिशन लेटर उनके घर पे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले उन लोगों को एक वर्ल्ड को टेस्ट को पास करना पड़ेगा जो कि उनके रोल के हिसाब से बनाया गया होगा और अगर वो लोग उसे पास कर लेते हैं तो फिर उन्हें मिलेगी यूनिवर्सिटी के अंदर फुल इज्जत। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल वहां से कट लेता है। इसके बाद अगला सीन एक हफ्ते बाद का होता है। हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि अपनी क्लास को मेज के ऊपर कोई लेक्चर दे रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि मेज के लिए मेंटल एबिलिटी ही सब कुछ है और बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर से गई हैं, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर से भी जाएंगी। जिसके बाद हम लोग यांग और यू को देखते हैं जो कि किसी स्पेशलाइज गेट के बाहर खड़े थे और ये किसी तरह का कोई गेट वेट था जो कि मेज के लिए बना हुआ था। इसीलिए यू यांग से पूछता है क्या वो ऐसा कर सकता है, जिसपे यांग आगे से कहता है दोस्त हम लोग इतनी खतरनाक चीजों से गए हैं, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल है और वैसे भी जितने ज्यादा लोग इसके अंदर जाएंगे ये जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। इसीलिए सबसे पहले हम दो भाई अंदर जाएंगे और पूरे माहौल का जायजा लेंगे, जिसके बाद हम लोग बाहर आएंगे और बाकी सभी लोगों को अंदर लेके जाएंगे, जिससे हमें डबल रिवॉर्ड मिलेंगे यानी कि फायदा ही फायदा। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए एनपीसी के पास जाते हैं जो कि उनको भाई एक्सेप्ट करती है केव के अंदर जाने के लिए और कुछ ही देर में एनपीसी उनके लिए भाई वो दरवाजा खोल देती है जिसके अंदर उन्हें जाना था। हमें केव के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता है, बस इतना ही बताया जाता है कि ये केव जहर से भरी हुई है और ये कितना सच है ये बाद में पता चलेगा। और यू की गंदी आदत वो बिना एनपीसी की बुरी बात सुने हुए अंदर जा रहा था, लेकिन यांग उसे रोक लेता है और उसे कहता है ये प्यारी सी कन्या हमें कुछ बताना चाहती है, इसकी बातें तो सुन लो। लेकिन यू कहता है कि ये क्या बताएगी, ये तो एनपीसी है। जिसपे यांग उसे समझाता है कि इस बेबी डॉल की वजह से ही हम लोग उस केव को पार कर पाए थे और हम लोग बिगनर टेस्ट को पास कर पाए थे। अगर तुमने बेबी डॉल की बातें नहीं सुनी थी तो फिर तुमने स्केलेटन केव को कैसे पास किया था। जिसपे यू की बोलती बंद हो जाती है और वो आगे से कुछ भी नहीं कहवाता है। इसके बाद बेबी डॉल वहाँ पे बताना शुरू करती है कि लेजेंड का ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक एशियंट एवल ट्राइब हुआ करता था क्वांगडोंग डॉन के अंदर और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा बेरहम और चालाक थे। वो कई तरह के पॉइजन्स यानी जहर का इस्तेमाल करते थे और वो किसी वॉर्म यानी कि जो तितली वाला कीड़ा होता है ना उसके अंदर जहर मिला के लोगों को दे देते थे और कई सारे लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो लोग पॉइजन हो गए हैं और मारे जाने वाले हैं। जिन लोगों को जहर दे दिया जाता था वो लोग भाई अपने मरने की कगार पे आ जाते थे, लेकिन जो पॉइजन वॉर्म यानी कि जो कीड़ा होता था वो उनकी बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करता था, यानी कि उनके मांस को खा के अपने बच्चे शरीर के अंदर ही पैदा किया करता था और वो कीड़ा बच्चे ऐसे ही पैदा किया करता था जब तक होस्ट पूरी तरीके से मारा नहीं जाता। इसके बाद बेबी डॉल अपनी स्पीच खत्म करती है और वो दोनों उस दुनिया के अंदर घुस जाते हैं और इनके पास दो मिशन थे। सबसे पहले तो भाई उस एविल ट्राइब के लेजेंड को ढूंढ के बाहर निकालना और दूसरा जितने भी कीड़े हैं यानी कि वॉर्म उन सभी को मार के देना। हमें ये भी बताया जाता है कि अंदर जाने के लिए इन लोगों को 5 प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, अगर ये लोग 2 जाते हैं तो बाकी 3 सिस्टम अपने आप ही इन्हें दे देगा। इसके बाद वो लोग जैसे ही केव के अंदर कदम रखते हैं तो बाकी 3 प्लेयर सिस्टम अपने आप उन्हें प्रोवाइड कर देता है, जिनमें से एक बंदा तो उन्हें सीधे मुंह बात नहीं करता है, लेकिन जो लड़की थी वो उन दोनों से काफी अच्छे से बात करती है और वो उन दोनों को अपना नाम फेंग युआन बताती है और साथ ही में वो उसको अपने छोटे भाई से भी मिलवाती है जिसका नाम फेंग जुन था और ये दोनों ही फायर टाइप की मेज हैं और तीसरे बंदे का नाम लॉन्ग चैंग था। यांग उन दोनों को यू और अपने बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो लोग रास्ते के बीच में सारी बातें कर लेंगे। जिसके बाद वो लोग चलते हुए एक दरवाजे के पास आ जाते हैं जिसको खोलने के लिए कोई कोड वर्ड बोलना था जैसे कि अंताब छड़ी। एक लड़की को उसका कोड नहीं पता था तो लॉन्ग कहता है कि वो उसे इंस्ट्रक्शन की क्यों ही जरूरत पड़ेगी, वो तो डायरेक्ट इसे तोड़ भी सकता है। लेकिन जब वो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए दरवाजे के ऊपर हमला करता है तब उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। दरअसल ये पूरी दुनिया मेज के लिए यानी जादूगरों के लिए बनाई गई थी, इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज के ऊपर मैजिक का रेजिस्टेंस था। वो लोग मैजिक से कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी टाइम पे यू आगे बढ़ता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा है क्या। इसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और एक ही बार में दरवाजे को चकनाचूर कर देता है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यू एक जादूगर है या फिर कोई वॉरियर। लेकिन उसी टाइम पे जब उस लड़की ने कोड बोला था
तब दरवाजा भी खुल गया था। लेकिन यू उन लोगों से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दरवाजा इतना कमजोर होगा। इसके बाद वो लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ फूल खिले हुए थे और वो फूल लाल कलर के थे। और वो लोग जैसे ही उनसे गुजरने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके ऊपर पॉइजन का असर होने लगता है और उनकी एचपी 3-3 करके कम होने लगती है, जिससे उन सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सभी फूल जहरीले हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं और यहीं पे यू को इतना समझ में आ जाता है कि उसकी एचपी इतनी ज्यादा लो है कि अगर वो यहाँ पे आधे घंटे से भी कम के टाइम में रुकता है तो वो मारा जा सकता है। लेकिन जब वो भागते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तब फिर से उनके सामने एक दरवाजा आ जाता है और उन्हें फिर से कोड का इस्तेमाल करना था। लेकिन इस बार वो लोग हड़बड़ी में थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कोड को कैसे डिटेक्ट करें। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता क्यों करनी थी जब उनके पास यू था। यू दरवाजे के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और दरवाजे को तोड़ते हुए उन सभी को लेके बाहर आ जाता है। वो सभी लोग यही बात कहते हैं कि ये तो चीटिंग है यार, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें कोड को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। उसी टाइम में सिस्टम उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने पहले मिशन को पूरा कर लिया है, जो कि होता है ट्राइब को ढूंढना, जो कि भाई वर्म का इस्तेमाल करता है, और इनका भाई दूसरी मिशन बचा था जो कि भाई कीड़ों को मारना था। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग 1000 वेव ऑफ पॉइजन केव के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन वो लोग अब यहाँ से आगे का सफर कैसे तय करेंगे और उन्हें कहाँ पे जाना है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है जिसका नाम सौ था और वो उन लोगों से पूछती है क्या वो लोग बाहर से आए हैं। लेकिन उसी टाइम पे सौ इस बात को डिटेक्ट कर लेती है कि ये सभी लोग पॉइजन हैं और इन लोगों को बिना फ्लावर ने पॉइजन किया है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि उन्हें तुरंत 1000 वेव ऑफ पॉइजन के केव में जाना पड़ेगा जिससे वो लोग उन्हें बचा सकेंगे। अगर ज्यादा देर हो जाती है तो वो लोग उन्हें बचा नहीं पाएंगे। जो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये अचानक से कहाँ पे आ गई और इसको कैसे पता चला कि हम सभी लोग पॉइजन हैं, और इसने अभी यहाँ पे 10,000 पॉइजन केव के बारे में बात की। लेकिन यांग उन लोगों से कहता है कि हमें अभी ये भी नहीं पता है कि क्या करना है, इसीलिए चलो इसके साथ चलते हैं और सबसे पहले खुद को ठीक कर लेते हैं। जिसके बाद सौ उन लोगों को अपने गांव में लेके जाती है और वो अपने किसी एल्डर से कहती है कि वो इन लोगों को नहीं जानती है, लेकिन ये लोग बाहर से आए हुए हैं और ये लोग बिना फ्लावर की वजह से पॉइजन हो गए हैं। इन लोगों के लिए 5 सूप तैयार किए जाएं जो कि मेडिसिन होती है। वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग एक कमरे में जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए सूप लेके आते हैं। जिसके बाद वो लोग कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में वो लोग उनके लिए 5 सूप लेके आ जाते हैं। लेकिन जो सूप उन लोगों को दिया गया था वो तो असल में पॉइजन था देखने में, बाकी ये मेडिसिन है या नहीं ये हमें बाद में पता चलेगा। उस सूप को देखते ही लॉन्ग का मुंह बन जाता है और वो आगे से कहता है यांग तुम ट्राई करो यार, तुम्हारे पास फिजिकल पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन यांग आगे से कहता है कि इसको देखने से ही मेरा सारा वजन गायब हो चुका है। लेकिन उसी टाइम पे यू जल्दी से आगे बढ़ता है और उस पूरे सूप को पी लेता है क्योंकि यू की जो एचपी थी वो आधी हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो टपक सकता था। और उस सूप को पीने के बाद यू का जो स्टेटस था यानी कि पॉइजन वाला वो हट चुका था और उसका स्टेटस फिर से रिकवर हो गया था। जिसके बाद यू बाकी लोगों से भी कहता है कि उन्हें जल्दी से सूप को पी के खुद को हील कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो चारों सूप को पीते हैं तब उनका टेस्ट इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो लोग उल्टियां करने लगते हैं। जिसके बाद यू सौ से पूछता है क्या उसे 10,000 पॉइजन केव के बारे में पता है और क्या वो उसको कुछ बता सकती है। जिसपे सौ आगे से कहती है कि उसे ओरिजिन के बारे में तो नहीं पता है और न ही उसे ट्रैप के बारे में पता है और उनके एल्डर ने उन्हें साफ मना किया है कि वो लोग बेफालतू में अपने पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तभी वो एल्डर जिसने सूप दिया था वो उन लोगों से कहती है कि वो लोग अभी हील हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए क्योंकि वो लोग बाहर वालों को यहाँ पे वेलकम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उस एल्डर जो कि उसकी मॉम थी उसे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, ये लोग बाहर से आए हैं और बिल्कुल थके हुए हैं, वो उन्हें यहाँ पे कैसे भगा सकती है। जिसके बाद वो यू से कहती है कि उसकी मॉम ऐसे ही है और वो लोग यहाँ पे चाहे जितना चाहे उतनी देर तक रुक सकते हैं। जिससे यू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यू के पेरेंट्स का एटीट्यूड इस तरह से चेंज क्यों है। जिसके बाद वो उन लोगों को वहीं पे छोड़ देती है और उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ पे जितनी देर चाहे उतनी देर तक रुक सकते हैं। जिसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि फुल मून की नाइट आने वाली है और इसका एटीट्यूड कुछ बदला सा था। जिसके बाद हम कुछ लोगों को एक जगह पे इकट्ठा देखते हैं और मुझे अभी पूरा यकीन नहीं है कि ये लड़की सौ है या नहीं क्योंकि भाई स्किप हुआ है कुछ। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की भाई फुल मून की नाइट पे अपने खून की एक बूंद किसी चीज पे डालती है और कीड़े के देवता से कहती है कि हमारी रक्षा करो और हमें बीमारी से बचाओ। उसके खून डालते ही वहाँ से कई सारे कीड़े बाहर निकलते हैं जो कि कुछ इंसान के ऊपर हमला करते हैं और उनके मांस को नोच के खा जाते हैं और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। हम लोग यू की टीम को देखते हैं जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहे थे और उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब कुछ देख के। ये उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत एस्केप करना पड़ेगा और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी अटैक पावर भले ही हाई हो लेकिन वो एक बार में सभी कीड़ों से थोड़ी ना निपट सकता है, इसीलिए वो यहाँ से तुरंत भागने के बारे में सोचता है। उसी टाइम पे हम उस लड़की को देखते हैं और अभी
अभी यकीन तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसे हम लोग साओ बुलाते हैं। साओ जूजी नाम के एक बंदे से कहती है कि जाओ जाके उनके साथ थोड़ा सा खेल लो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हें उन्हें जिंदा पकड़ना है। इसके बाद हम लोग यू की टीम को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो लोग अंदर आने के बाद एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। युआन आगे से कहती है कि ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि वो लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं तो फिर वो लोग उन्हें कीड़ों को खिला देंगे। लेकिन वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे कीड़े आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं। युआन आगे से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला करने लगती है। यू आगे से अपना मिली वेपन बाहर निकाल लेता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसका अपोनेंट बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर वो अपने डंडे का यूज करेगा तो फिर उसे स्टेटस पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन यू को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, अभी के लिए उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। इसके बाद यांग अपने ग्राउंड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और कई सारे कीड़ों को मार के खुद को बचा लेता है। ये उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा मूव को कंबाइन करके इस्तेमाल किया और तुमने लगभग सारे कीड़ों को मार दिया है। लेकिन यांग उसे बताता है कि दोनों मूव्स को कंबाइन करने की वजह से उसका सारा माना खत्म हो चुका है, यानी कि अब वो अपनी मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकता था। उसी टाइम पे वहाँ पे जूजी आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें हल्का सा लेसन सिखाना चाहता था ताकि तुम लोग फालतू की चीजें न करो, लेकिन तुमने बेदर्दी के साथ इन सभी कीड़ों को मार दिया जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होते हैं, और तुमने इस जो गलती की है और अपने डेमोनिक मैजिक का इस्तेमाल किया है, अब मैं तुम सभी लोगों को पकड़ के कीड़ों को जिंदा खिला दूंगा। लेकिन उसी टाइम पे यांग फिर से अपने बचे कुछ मैना का इस्तेमाल करता है और ग्राउंड एक्सप्लोजन करता है। इससे जूजी को सिर्फ 10 का डैमेज पड़ता है और वो आगे से उनसे हंसते हुए कहता है कि तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो। और हमें पता चलता है कि जूजी एक नॉर्मल एनपीसी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 40 है और उसकी एचपी 300 के आसपास है। बेसिकली वो एक ऐसा बॉट था जो कि प्लेयर्स को भी पेल देता है। अब इससे उन सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब वो लोग इससे कैसे निपटेंगे। तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला और इसका लेवल तो एक बॉस के बराबर है। वहीं पे यू को समझ में आ जाता है कि इस दुनिया का भी दूसरे दुनिया से कोई ना लेना देना है, इसीलिए यहाँ की सारी चीजें बदली बदली सी हैं। इसके बाद वो भागते हुए आगे बढ़ता है और सीधा जूजी के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे जूजी को 121 का डैमेज पड़ता है और वो खिसकते हुए पीछे निकल जाता है। इससे जूजी को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद वो अपने टैलेंट का यूज करता है जिसका नाम था वॉर्म बाइट, जिससे उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाती है और उसकी एचपी अब 500 हो गई थी और उसके सारे इंक्रीज बढ़ चुके थे। वो सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। इसके बाद जूजी यू से कहता है कि अब मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, अपन यहाँ पे महामहिम है। लेकिन ये उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यू ने जूजी की मार मार के हालत खराब कर दी थी और उसको उसके घुटने पर बैठा दिया था और उसकी एचपी सिर्फ 23 बची थी। जिसके बाद ये उसे कहता है कि सब कुछ सच सच बोलना, नहीं तो एक भी गलती पे तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो सभी लोग यू की तरफ देखते हुए कहते हैं कितना डरावना आदमी है। इसके बाद जूजी वहाँ पे बकना शुरू करता है और वो यू को बताता है कि ये पूरा ट्राइब अपने पार्टियाज के कहने पे काम करता है और वो सभी लोग फुल मून की रात पे लोगों को सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इंसेक्ट क्वीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो लोग इंसेक्ट क्वीन के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उन लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है फुल मून की नाइट को। और जहाँ पे एशियन ग्रीन कोर है वहीं पे इंसेक्ट मदर रहती है और वो अपने बच्चों को वहीं पे रिप्रोड्यूस करती है। यांग यू से कहता है कि अब उसे समझ में आ चुका है कि साओ ने उसे ठीक क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सभी लोग उसे सेक्रीफाइस कर सकें। इसके बाद यू जूजी से कहता है कि वो यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछेगा। जो सॉ है वो इस केव को 10,000 केव ऑफ सोल्स कहती है और बाकी सभी लोग इस ट्राइब को 10,000 ऑफ पॉइजन्स कहते हैं। जिसपे जूजी आगे से कहता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे साओडोंग नाम का सिर्फ एक ही बंदा है और इस पूरी केव के अंदर वो है उनका पैट्रियार्च, और यहाँ पे साओडोंग नाम का और कोई भी बंदा नहीं है उनके पैट्रियार्च को छोड़ के। यू जूजी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और जूजी को लग रहा था कि यू अब उसे जाने देगा, लेकिन यू अपना डंडा बाहर निकालता है और उसके सर के ऊपर मार के उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद सिस्टम बाहर निकलता है और वो यू को बताता है कि उसने एक एनपीसी को मारा है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पे उसे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और यू यहाँ पे लेवल अप कर लेता है और साथ में उसे एस रैंक का एक आइटम मिलता है जो कि था सीज प्रोटेक्शन, और ये आइटम वन टाइम यूज के लिए था। ये उसको एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। इसके अंदर अगर कोई यू के ऊपर एक बहुत ताकतवर हमला करता है तो फिर यू उसे न्यूलीफाई कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर हमले का असर नहीं होगा। और यू इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे इस दुनिया के अंदर एनपीसीज को मारने में काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। इसके बाद वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए।
यहाँ का हर एक बंदा अपने आप में ही डेडली है। अगर वो लोग ट्राइब वालों के साथ भिड़ते हैं तो बेशक वो लोग मारे जाएंगे और वो लोग यू के भरोसे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे यू पीछे मुड़ता है और उन लोगों से कहता है कि उन लोगों को ट्राइब के लोगों के साथ भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों का मिशन यहाँ पे सभी इंसेक्ट्स को मारना था, ना कि ट्राइब वाले लोगों को। इसलिए अगर वो लोग ट्राइब वालों को अवॉइड करते हैं और इंसेक्ट को मारते हैं तो भी वो लोग यहाँ पे जिंदा बच सकते हैं। और क्योंकि सभी कीड़ों का इलाका वो ग्रीन स्टोन है, इसलिए हम लोगों को वहां पे जाने के उसे उड़ा देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को ये कांड जुनडोंग के करने से पहले करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें पकड़ के मार भी सकती है। इसके बाद वो लोग ग्रीन स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे इंसेक्ट क्वीन होगी। जिसके बाद वो लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता था और उन लोगों को पता चलता है कि सौ के जो पेरेंट्स थे उन लोगों को मार दिया गया है। जिससे यू को ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे सभी विलेज लोग बुरे नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। इसके बाद यह आगे बढ़ता है और वो अपने ग्राउंड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रीन स्टोन को धड़ से उड़ा देता है। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा तो हो जाता है, लेकिन उनको वहाँ पे एक भी कीड़ा नहीं दिखाई दिया था। यांग यू से कहता है कि हमने जिस चीज को भी उड़ाया है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जितने भी कीड़े इसके अंदर होंगे वो सभी मारे गए होंगे, लेकिन सिस्टम ने अभी हमें तो कोई भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया है। उसी टाइम पे वहाँ पे जुनडोंग आती है जो कि उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा शैतान होते जा रहे हो। और हम लोग जुनडोंग के साथ वहाँ पे ट्राइब की बैकबोन कुवांग मांग को भी देखते हैं। जिसके बाद जुनडोंग उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जूजी मारा जा चुका है। यू जुनडोंग से कहता है कि मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, इस ट्राइब की पैट्रियाज या फिर साओडोंग। जिस पे जुनडोंग आगे से कहती है क्या तुम्हें मेरी अभी करंट फॉर्म अच्छी नहीं लगी। इसके बाद वो फिर से साओडोंग में चेंज हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें ये पसंद आया। जिसके बाद साओ यू से कहती है कि वो उसको छोड़ना चाहती थी और उसके साथ अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू करना चाहती थी, यानी कि समझ रहे हो बाबू भैया। लेकिन अब साओ यू को नहीं छोड़ सकती है क्योंकि उसने काफी सारे इंसेक्ट्स को मार दिया है और अगर वो यू को छोड़ देती है तो फिर मदर क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। यू से पूछता है कि उसने अपने ही लोगों को क्यों मारा, वो तो उसके पेरेंट्स थे। जिसपे साओ आगे कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो सभी लोग बेवकूफ थे, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, इसीलिए वो यूजलेस थे। लेकिन इस बात से यू को काफी तेज गुस्सा आता है और वो आगे से कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स थे। साओ यू के ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है, जल्द ही तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ पे इंसेक्ट को रिलीज करती है और वो काफी सारे होते हैं और वो यू को चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। बाकी लोग यू की मदद करने के लिए अपने मैजिक का यूज कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे कुवांग आगे बढ़ता है और वो उनके ऊपर हमला करके उनसे कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, उनके बीच में दखल अंदाजी करने के बारे में सोचना भी नहीं। कुवांग का लेवल 10 है और उसकी एचपी 500 है और उसका डिफेंस 30 है, एजिलिटी 30 है और बाकी उसकी स्ट्रेंथ 55 है। हम लोग यू को देखते हैं जो कि एक एक करके उन कीड़ों को मार रहा था, लेकिन काफी सारे कीड़े होने की वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसके पास स्ट्रेंथ के साथ साथ एजिलिटी और डिफेंस होता तो फिर वो यहाँ पे आसानी के साथ इन सभी को हरा सकता था। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है और उसे लगने लगता है कि उसे मेजिस ब्रेव हार्ट का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी यू के पास सेज की प्रोटेक्शन थी, यानी कि अगर वो एक बार मर भी जाता है तो वो खुद को रिवाइव कर सकता है। इसीलिए वो डायरेक्ट साओ के ऊपर आगे बढ़ता है क्योंकि अगर वो उसे मारेगा और उसे एक दो हमले लग भी जाते हैं लेकिन तब भी यू जिंदा बच जाएगा और वो दोबारा उसे मार सकता है। लेकिन साओ भी कुछ कम नहीं थी, वो कीड़ों का इस्तेमाल करके अपने सामने एक शील्ड की तरह बना लेती है और वो यू के ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुम जल्द ही इनका खाना बन जाओगे, क्योंकि वो काफी मोटी लेयर थी। लेकिन यू आसानी के साथ उस लेयर को चीरते हुए बाहर निकलता है और वो साओ के एक पेट का हिस्सा आधा काट देता है और उसके पार निकल जाता है, जिससे साओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे यू की स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा भी नहीं था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और वो इसी बात से चिढ़ते हुए इंसेक्ट बाइट मोड को एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी सारी एट्रीब्यूट्स फिर से बढ़ जाते हैं और उसका स्टेटस बढ़ जाता है और साथ ही में उसकी हेल्थ 1000 हो जाती है। यू को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे इतने अजीब से एनपीसी क्यों हैं और उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि अब ये मुकाबला फिर से कठिन होने वाला है। जिसके बाद साओ यू को बहकाने के लिए उसे बातें करने लगती है कि तुमने मेरे पेट में बहुत बड़ा छेद कर दिया है, अगर दोबारा मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। साओ इसी बात का फायदा उठा के अपनी एजिलिटी को 80% तक बढ़ा देती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि यू को समझ में नहीं आता है कि साओ ने इतनी जोरों से हमला कैसे किया। लेकिन यू उस हमले से बच ही रहा था कि उसी टाइम पे साओ तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो यू के सीने के अंदर एक छेद कर देती है, जिससे यू को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसकी एचपी 9 पे आके अटक जाती है। एक और हमला और यू का खेल खत्म। लेकिन साओ यू से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तुम एक बार बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से खाली कर लूंगी और तुम्हारी स्किन को बचा के रखूंगी और मैं उसे एक शोपीस यानी गुड्डे की तरह इस्तेमाल करूंगी। जब यांग देखता है कि यू काफी ज्यादा घायल हो चुका है वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने
लगता है। लेकिन उसी टाइम पे कुआंग उसके ऊपर हमला करता है और उसे कहता है ध्यान मत भटकाओ, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और साथ ही में वो अपनी इंसेक्ट बाइट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे यांग को काफी तेज गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन कुआंग उसे कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जब मोटू अपनी पावर को इस बार यूज करता है तब उसकी सैंड का कलर लाल हो गया था। कुआंग इस बात से हैरान हो ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और साथ ही में कुआंग को 312 का डैमेज लगता है और उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। हमें पता चलता है कि यांग ने अपने वजन यानी कि फैट का इस्तेमाल किया था अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ उसका वजन कम हो जाता है और वो पतला और हैंडसम में हो जाता है। युवान उसे कहती है कि ये चिकना लौंडा कौन है बे, बहुत हैंडसम लग रहा है। इसके बाद यांग यू की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये उसे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, जिस पर यांग उसे बता देता है कि उसने अपने फैट का इस्तेमाल किया है पावर को बढ़ाने के लिए और उसकी स्पिरिट पावर 300 के आसपास हो चुकी है। जिससे यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि हर किसी के टैलेंट अपने हिसाब से यूज होते हैं, लेकिन 300 मेंटल स्पिरिट ये तो साला मिड लेवल का मेज बन चुका है। ये वो इसी चीज से एक बढ़िया सा आइडिया आता है और वो जल्दी से आगे बढ़ के साओ को कस के पकड़ लेता है और वो यांग से कहता है कि वो अपना ग्राउंड मैजिक यहाँ पे इस्तेमाल करे। यांग उसे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम ही मारे जा सकते हो। लेकिन यू यांग को भरोसा रखने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैजिक इस्तेमाल करो और ज्यादा बातें नहीं करो। यांग उसके ऊपर भरोसा करता है और कहता है ठीक है। इसके बाद वो वहाँ पे ग्राउंड मैजिक की तैयारी करने लगता है। साओ यू से कहती है क्या तुम मुझे अपने साथ लेके डुबाना चाहते हो। यू से कहता है कि देरी हो चुकी है मैडम, अब तो हम दोनों ही मरने वाले हैं। जिसके बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा ग्राउंड एक्सप्लोजन होता है और साथ ही में साओ का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि यू के पास सेज प्रोटेक्शन है, इसीलिए यू अगर एक बार मर भी जाता है तो वो खुद को रिवाइव कर सकता है और ये एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज थी, इसीलिए वो एक्टिवेट होके खत्म हो जाती है। लेकिन यू जिंदा बच जाता है। सिस्टम यू को बताता है कि उसने अभी अभी मौत को टक्कर दे के वापस आया है, इसीलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पे ए रैंक का आइटम दिया जाता है जो कि होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर अगर यू अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ाता है तो फिर उसका 10% यानी कि 10 पॉइंट एचपी में भी बढ़ेंगे। आसान शब्दों में अगर यू की स्ट्रेंथ 100 है तो उसकी एचपी 1000 हो जाएगी। यू इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि सिस्टम भी यू को मरने नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो उसे इस तरह के रिवॉर्ड दे रहा है जो कि यू के काफी ज्यादा काम आते हैं। अब यू की एचपी 1800 के आसपास हो गई थी। अगर यू एक बार बहुत से हिट भी खा जाता है तो फिर वो भी नहीं मरेगा और वो आसानी के साथ फाइट को जीत सकता है। यांग यू से पूछता है कि उसने तो 300 स्पिरिट के साथ उसे धमका दिया था, तो फिर वो जिंदा कैसे बच गया। जिस पे यू बताता है कि तुमने तो मुझे मार ही दिया था, अगर मैं सही टाइम पे खुद को रिवाइव न करता तो मेरी लाशें भी ना बचती। यू यांग से पूछता है क्या तुम्हें नोटिफिकेशन मिला, तुमने उसे मारा है, तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिला है। लेकिन यांग को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला था, जिससे ये बात साबित होती है कि साओ अभी तक मरी नहीं थी। इसके बाद वो दोनों जब सामने देखते हैं तब साओ बिल्कुल ठीक थी और वो उन लोगों से कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा शैतानी की है, अब तुम्हें यहीं पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी असली पावर को रिलीज करती है तो हमें पता चलता है कि असल में साओ ही इंसेक्ट मदर क्वीन है। फिर साओ की एचपी 2000 हो जाती है, स्ट्रेंथ 130 हो जाती है और साथ ही में उसके डिफेंस और एजिलिटी भी बढ़ जाती है। बेसिकली वो एक रियल मॉन्स्टर बन चुकी थी। यू यांग से कहता है कि तुम जल्दी से ग्राउंड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल उसके ऊपर फिर से करो। लेकिन यांग बताता है कि उसके पास स्पिरिट पॉइंट नहीं बचे हैं और उसने अपने फैट का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ाया था, इसीलिए अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है और उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। उसी टाइम पे सिस्टम उन्हें खतरनाक वार्निंग देने लगता है और उनसे कहता है कि उन लोगों को अभी के अभी इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ेगा। जिसके बाद नए प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे और वो लोग इस मॉन्स्टर के साथ सामना करेंगे। लेकिन यू वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत की थी और अगर वो इस वर्ल्ड को छोड़ के चला जाता है तो उसे रिवॉर्ड के कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही में किसी ने यू से कहा था कि उसे किसी भी कीमत पे इस वर्ल्ड को पूरा करके ही आना है, नहीं तो उसे ठेंगा मिलेगा। यू साओ से कहता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम तो यही मरोगी। इसके बाद वो पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है। साओ भी उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ पे जब साओ उसके ऊपर पंच मारती है तब यू को 124 का डैमेज होता है, लेकिन जब यू उसके ऊपर पंच मारता है तब उसे 196 का डैमेज होता है, जो कि बहुत ज्यादा था। इसके बाद यू इसी तरह से उनके ऊपर पंच मारते रहता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच मारते रहते हैं। लेकिन यू का डैमेज ज्यादा होने की वजह से साओ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और उसकी हेल्थ खत्म ही होने वाली थी। लेकिन साओ को ये समझ में नहीं आता है कि ये तो अभी ही एक न्यूबी है, इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और एचपी कैसे हो सकती है। फिर साओ यू से पूछती है क्या तुमको बाइजे ने यहाँ पे भेजा है, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि सिर्फ बाइजे ही एक ऐसा बंदा है जो कि ये जैसे मॉन्स्टर को बना सकता है, क्योंकि आखिर में बाइजे ने ही साओ को बनाया है। लेकिन ये उसे कहता है बाइजे या हाइजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहीं पे मरने वाले हो। जिसके बाद यू अपना डंडा बाहर निकालता है और वो साओ के सर के ऊपर दे मारता
है, जिससे साओ को 213 का डैमेज पड़ता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसका नाम कियाओ है, इसका सरनेम बिल्कुल लॉर्ड की तरह है, लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे। यहाँ पे हमें मिस्ट्री दी गई है कि जो लॉर्ड है जिसने भाई साओ को बनाया है उसका भी सरनेम कियाओ है, जो कि यू के सरनेम से मैच करता है। हम लोग देखते हैं कि यू जैसे ही साओ को मार गिराता है तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने मदर क्वीन को मार गिराया है, इसीलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पे 15 फ्री स्टेटस पॉइंट दिए जाते हैं और साथ ही में उसका लेवल अप होके 10 पे आ जाता है। जिसके बाद सभी लोगों को उनके काम के हिसाब से उन्हें रेटिंग दी जाती है। बाकी तीनों को एफ और ई रैंक की रेटिंग मिलती है, यांग को ए रैंक की मिलती है और वहीं पे यू को एस रैंक की रेटिंग मिलती है। और साथ ही में यू को एक नया टैलेंट मिलता है जो कि ए रैंक का था और उसका नाम था डोर टू एक्रेस, और हमें इस टैलेंट के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता है। यू इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो लेवल 10 पे आ चुका है और साथ ही में उसके स्टेटस भी बढ़ चुके हैं। इसके बाद यू आगे बढ़ता है और सोल कोर को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे बीटल आर्मर मिला है जो कि एक बी रैंक का आइटम है और ये यू की एचपी को 800 से ज्यादा बढ़ा देगा। और साथ ही में इसके कुछ अलग इफेक्ट भी हैं जो कि हमें अभी नहीं बताए जाते हैं। यू इस बात से खुश हो ही रहा था कि उसे एक अच्छा सा आर्मर मिल गया जो कि उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी के साथ अच्छे से फिट करेगा। लेकिन उसी टाइम में उसे एक और आइटम मिलता है जो कि था रूबिक्स क्यूब, जो कि मिस्टीरियस पावर की वजह से अभी तक सील्ड था और ये उसको खोल नहीं सकता था। लेकिन ये जो क्यूब है वो यू को अपना मास्टर मान लेता है और उसके साथ बाइंड हो जाता है, यानी कि अब यू के सिवा इसको कोई भी और नहीं खोल सकता था। लेकिन यू को इसको खोलने के लिए या तो सील का पासवर्ड लगेगा या फिर कोई ऐसी चीज जो कि इसे फोर्सफुली खोल सके। साथ ही में उस क्यूब के अंदर से यू को एक अच्छी सी एबिलिटी मिलती है और ये एबिलिटी इस तरह से काम करती है कि यू लेवल 10 के जितने भी इंसान होंगे उन सभी की एबिलिटी के ऊपर एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये एबिलिटी अभी के लिए लॉक थी जब तक कि यू उस क्यूब को खोल नहीं लेता है। यू इस बात से और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको एक रूबिक क्यूब मिला है, इसके पास एक बेहतरीन एबिलिटी है, लेकिन साला ये क्यूब लॉक है। उसी टाइम पे वहाँ पे खूबसूरत एनपीसी आती है जो कि उन लोगों से कहती है कि उन पांचों ने इस मिशन को पूरा कर लिया है और वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, और वो साथ ही में उन लोगों को एक रिवॉर्ड भी देगी। और वो रिवॉर्ड ये था कि बेबी डॉल उन लोगों की मेंटल स्पिरिट को 20% से बढ़ाने वाली थी। बाकी सभी मैच के लिए ये तो काफी अच्छी बात थी, लेकिन यू के लिए ये किसी काम की नहीं थी क्योंकि उसकी मेंटल स्पिरिट अभी 0 थी और 0 से चाहे जिस भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहती है। युवान और उसके बाकी दोस्त वो सभी यू को काफी ज्यादा शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने ही उन लोगों की जिंदगी बचाई थी। इसके बाद युवान यू से पूछती है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा है, इस पर यू उसे बता देता है कि वो जिंगडू जा रहा है, तो फिर युवान भी वहीं पे जाने वाली थी। लेकिन हम लोग बेबी डॉल को देखते हैं जो कि जाते हुए उन्हें देख के मुस्कुरा रही थी, यानी कि दाल में कुछ तो काला है। इसके बाद हम लोग यू और बाकी लोगों को कैंटीन में देखते हैं और माफई को जैसे ही पता चलता है कि यू भी 10 लेवल पे आ चुका है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि माफई का लेवल भी 10 था और उसे यू से फिर से जलन होने लगती है। लेकिन दोनों लड़कियां यांग को देख के हैरान हो चुकी थी और वो कहती हैं कि ये हैंडसम लड़का कौन है, ये तो साला माफई से भी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन हम लोग यांग को देखते हैं जो कि उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि हैंडसम पना गया तेल लेने ताकत ज्यादा जरूरी है, और वो वहाँ पे लेग पीस पेलते हुए फिर से अपने फैट को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो दोबारा अपने फैट को इस्तेमाल कर सके फाइट के दौरान, यानी कि वो मरने से बचने के लिए अपनी बॉडी फैट का यूज करेगा। इसके बाद सिंह उन लोगों से कहती है कि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, तो फिर वो उन लोगों को एक और एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहती है जिसको भाई काइजे कहते हैं, और काइजे एग्जामिनेशन के दिनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। जी उन्हें बताती है कि ये एक तरह का कंपटीशन होता है जहाँ पे अकेले अकेले स्टूडेंट इंडिविजुअली पार्ट लेते हैं और उनके टैलेंट को चेक करते हैं, और जो कोई भी इस कंपटीशन के दौरान अच्छा स्कोर करता है तो फिर कई सारी यूनिवर्सिटी उन्हें अपनी तरफ से कई सारे आइटम्स देते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, और वो आइटम्स ए रैंक से लेके एस रैंक तक के हो सकते हैं, और साथ ही में वो लोग काफी ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं, यानी कि पैसा भी आ जाएगा। माफई आगे से कहता है कि वो इस कंपटीशन के अंदर पक्का भाग लेगा और वही सबसे ज्यादा स्कोर करेगा और वो रिवॉर्ड के तौर पे एस रैंक का आइटम लेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग यू को देखते हैं और उसे एस रैंक का आइटम सुन के लालच आ रहा था और वो फैसला करता है कि वो भी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेगा और एस रैंक का आइटम हासिल करेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चंगू मंगू को देखते हैं क्योंकि इनके नाम नंबर्स में है और मैं नंबर तो बोलूंगा नहीं, इसीलिए चंगू मंगू फिट रहेगा, और वो लोग 100 का पीछा करते हुए आ रहे थे। हम लोग देखते हैं कि वो धड़ाम से यू के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम यू है। यू को एक ही झटके में पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हमें पता चलता है कि इन दोनों का रोल असैसिन है और ये लोग 17 और 18 लेवल पे हैं। चंगू मंगू यू से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि यू कौन है, इसने 1000 पर्सन केव के अंदर मदर क्वीन को मारा था। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि साओडोंग ने मुझे ये बताया था कि वो बाइजे नाम के किसी बंदे के बारे में बात कर रही थी, लेकिन बाइजे कोई बंदे नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, और वो फैसला करता है कि वो उनके सवालों के साथ ही जाएगा। इसके बाद यू की बुद्धि तो बहुत ज्यादा तेज है, ये तुम्हें पता ही है, इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मेरा नाम यू
यो नहीं माफई है, तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। मंगू चंगू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना ये भाई वो बंदा नहीं है, लेकिन चंगू उसके ऊपर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि क्या तुम उसी की बातों के ऊपर यकीन कर लोगे। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो यू को अपने साथ ही लेके जाएंगे, अगर वो मेज नहीं हुआ तो उसको वापस छोड़ देंगे। इसके बाद वो दोनों यू के ऊपर हमला करने के लिए जोरी से आगे बढ़ते हैं और वो यू के ऊपर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन यू वहाँ से हिलता भी नहीं है। मंगू चंगू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये वो बंदा नहीं है, देखो तो इसने डॉज भी नहीं किया और हमारे हमलों को सडन लिया। लेकिन उसी टाइम पे यू तेजी के साथ पलटता है और मंगू के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। इससे मंगू उड़ते हुए सीधा जाके दीवार से टकराता है और वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। चंगू जैसे ही देखता है कि मंगू की 12 बज चुकी है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यू कोई जादू वादूगर नहीं है, वो पक्का एक वॉरियर है। तभी तो उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और डिफेंस है कि वो उनके 2 बार हमला करने के बावजूद हिला तक नहीं। जिसके बाद यू चंगू से कहता है क्या अब हमारे बीच में फाइट होगी। इस पे चंगू अपने हाथ खड़े कर लेता है और वो सरेंडर करके यू से कहता है कि हम तो बाई से ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और हमने तुम्हें गलत समझ लिया था, इसीलिए हम लोग यहाँ से तुरंत कट लेंगे और मुझे मंगू का थोड़ा सा ख्याल रखना है। यू अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका नंबर 7000 के आसपास है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा बड़ी है। अगर मैं इन्हें जाने देता हूँ तो फिर ये लोग रिपोर्ट करेंगे या फिर मेरे ऊपर बदला लेने के लिए वापस भी आ सकते हैं। जिसके बाद यू फैसला करता है कि वो इन लोगों को जाने देगा। इसके बाद वो जाते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें यू के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मुझे जरूर बताना, माफी होने के तौर पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसके हाथ पैर तोड़ने में। लेकिन वो लोग यू से कहते हैं कि माफी ब्रदर कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों को बाइजे के बारे में बताया जाता है कि असल में क्या होता है। दरअसल बाइजे असल में एक डिवाइन बीस्ट था जो कि एशियन टाइम से रहता था, जिसका रंग स्नो व्हाइट जैसा था और उसके माथे पे एक सींग भी था और उसके चारों पैरों पे आग लगा करती थी और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली भी था और उसकी ताकत एक शेर जितनी थी और उसका दिखने में अपीयरेंस इसी तरह सा था और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली भी था। इसीलिए उसने दूसरे वर्ल्ड के अंदर रहने वाले सभी डीमंस को एक्सरसाइज यानी कि मार दिया और इसी की वजह से उसे भाई एक डिवाइन बीस्ट की तरह पूजा जाता था और वो काफी ज्यादा डीमंस को मार चुका था। लेकिन कई सारे साल बीत जाने के बाद से बाइजो को बस एक मिथ माना जाता है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद यू प्रिंसिपल से कहता है क्या तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है कि बाइजे ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या करती है। हालांकि प्रिंसिपल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यू प्रिंसिपल से कहता है कि वो अपनी अभी की ताकत के साथ बाइजे जैसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर है। इसीलिए यू के पास सिर्फ इतना ही काम था कि वो एग्जामिनेशन के दौरान पार्टिसिपेट कर सकता है और बाइजे जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जामिनेशन के दौरान फाइट करने के बारे में नहीं सोचेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक क्राइम माना जाएगा। एग्जामिनेशन पास होने के तुरंत बाद यू जिंगडो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएगा और अंदर आने के बाद प्रिंसिपल पिंग यांग उसकी रक्षा करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल पिंग यांग काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है और उनको स्वॉर्ड गॉड माना जाता है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के छक्के छुड़ा सकते हैं शायद। और अगर जिंगडो यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है तो फिर कोई भी जगह सेफ नहीं होगी। इसके बाद यू उस क्यूब की तरफ देखते हुए सोचता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको किसी अलग तरह के वर्ल्ड के दौरान बनाया गया होगा जो कि बिल्कुल स्पेशल है। और यू को ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए इस क्यूब को पीछे छोड़ के गए हैं, लेकिन यू को ये समझ में नहीं आता है कि उसके पेरेंट्स को कैसे यकीन था कि यू उस टेस्ट को पास भी कर भी पाएगा या नहीं। और यू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाइजे ऑर्गेनाइजेशन, उसके मॉम पेरेंट्स और साओडोंग, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद हम लोग बाइजे के लोगों को देखते हैं जहाँ पे चंगू मंगू और साथ ही में एक और बंदा था या फिर बंदी थी, जहाँ पे चंगू बताता है उस बंदे को कि मंगू बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी था लेकिन इसके बावजूद पेल दिया गया और वो बंदा कोई मेज नहीं था, काफी ज्यादा शक्तिशाली था। इस पे वो बंदा आगे से कहता है कि अभी के लिए हम लोग सौ की मौत को साइड में करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की मिशन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम लोग सुसुटी के अंदर कुछ करने के लिए आएंगे और यही हमारा जरूरी काम होने वाला है। जिसके बाद अगला सीन एक हफ्ते बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि यू भागते हुए स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें रूबिक क्यूब दिखाते हुए कहता है कि आपको पता है कि इसे खोला कैसे जाता है, ये किसी तरह की पावर से सील है। जिस पे प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, इसके ऊपर पासवर्ड लगा है और ये काफी ज्यादा मुश्किल है खोल पाना बिना पासवर्ड के, लेकिन इसकी जो सील है वो काफी ज्यादा कमजोर है और इसे खोला भी जा सकता है और इसके अंदर का जो कंटेंट है यानी कि चीज उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यू प्रिंसिपल से पूछता है कि इसे कैसे खोला जा सकता है, जिसपे प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि एक चाबी होती है जिसको की ऑफ ऑल लॉक्स कहते हैं। यू उनसे पूछता है कि ये की ऑफ ऑल लॉक्स कहाँ पे मिलेगी, जिसपे प्रिंसिपल उसे बताते हैं ई रैंक के वर्ल्ड के अंदर किंगडम ऑफ मशीन्स। और प्रिंसिपल यू को सावधान भी करते हैं क्योंकि वो भाई एक ओपन वर्ल्ड है और वहाँ पे कई सारे लोग यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर भी सकते हैं। जिसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ मशीन्स को देखते हैं और हम लोग ह्यूमन एरिया को देखते हैं और इस जगह को सिटी ऑफ मशीन्स कहा जा सकता है। मैं यहाँ पे
पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जगह इंसानों और मशीन्स के रहने वाली है और दोनों पार्टीज एक दूसरे से सख्त नफरत करती हैं। लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई, आसान शब्दों में कहूँ तो एक संविधान या फिर नियम, जिसके चलते दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह में एकदम खुश रहेंगे और कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। और जब यू ने प्रिंसिपल से पूछा था कि उसे की ऑफ ऑल लॉक्स कैसे मिलेगा, तो प्रिंसिपल ने उसे बताया था कि उसे एक हिडन मिशन पूरा करना पड़ेगा जो कि सिटी ऑफ मशीन्स के लॉर्ड द्वारा दिया जाएगा, जिसका नाम हुआजुन है। यू अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि वो लैंडलॉर्ड से कैसे मिलेगा, लेकिन उसी टाइम पे यू के बगल से एक बुढ़ा बाहर निकलता है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई सा तो सूत्र लगा रहा था और वो सूत्र लगाते हुए किसी बंदे से टकरा जाता है। वो बंदा उस बंदे को भाई ठगने की कोशिश करता है और उसे उठा के इधर उधर करने लगता है। यू से ये सब कुछ देखा नहीं जाता है और उससे कहता है कि बूढ़ों को परेशान करना बंद करो, ये फालतू का काम होता है। लेकिन वो बंदा यू के ऊपर ही चढ़ने लगता है, तो फिर यू वहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है, जिससे उस बंदे की फटके चार हो जाती है और वो तुरंत माफी मांग के वहाँ से हवा की तरह खिसक लेता है। जिसके बाद वो प्रोफेसर अपने पास से कुछ पैसा निकालता है और यू को देने लगता है। यू से कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे दिल का बंदा हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश मिजाज हूँ। जिसपे प्रोफेसर उसे कहता है तुम्हें रीपे नहीं कर सकता हूँ। जिसपे यू उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे रीपे ही करना है तो मुझे ये बता दो कि सिटी ऑफ मशीन्स का लैंडलॉर्ड कहाँ पे मिलेगा। प्रोफेसर उसे पूछता है कि क्यों मिलना है, तो फिर यू उसे ऑल ऑफ की के बारे में बता देता है, जिससे वो प्रोफेसर मान जाता है और वो यू से कहता है कि मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन उनसे मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। जिसपे यू आगे से कहता है कि मैंने जो नमूना दिखाया था वो मेरी पावर का सिर्फ 1% था, इसीलिए तुम चिंता न करो, मुझे लैंडलॉर्ड से मिलवा दो। उसी टाइम पे हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसने यू से डर के वहाँ से भाग लिया था। हमें पता चलता है कि ये दोनों लैंडलॉर्ड यानी कि हुआजिन के भाई बॉडीगार्ड्स हैं और वो जो प्रोफेसर यू से मिला है वही असल में लैंडलॉर्ड है सिटी ऑफ ऑल मशीन्स का। और हमें पता चलता है कि हुआजिन जो है वो कोई बंदे को ढूंढ रहा है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि वो बंदा सच में शक्तिशाली है जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ। उसी टाइम पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि आधा मशीन है और वो किसी लेडी से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हुआजिन को मेरे पास लेके आओ। हम लोग देखते हैं कि हुआजिन सौ को अपने मेंशन के पास लाके छोड़ देता है और जब सौ पीछे मुड़ता है तो वो वहां से गायब हो चुका था। खैर ये उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और डायरेक्ट मेंशन के अंदर घुसता है और वो जैसे ही अंदर घुसता है तब उसकी मुलाकात हुआजिन और उसके दोनों बॉडीगार्ड से होते हैं। ये उसे पूछता है कि ये सब क्या है और तुमने वो नाटक क्यों किया था। जिसपे हुआजिन उसे साफ बताता है कि वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जो कि उसके दोनों बॉडीगार्ड से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो और उसकी खोज अब जाके पूरी हो चुकी है और उसकी मुलाकात यू से हो चुकी है। हुआजिन यू से कहता है कि तुम्हें की ऑफ ऑल लॉक्स चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा छोटा सा काम करना है। इसके बाद हुआजिन यू को बताता है कि वो यहाँ पे कल एक सेमिनार रखने वाला है जो कि ऑर्गेनिक लाइफ और रोबोट्स के बारे में होने वाला है। ऑर्गेनिक लाइफ यानी कि साधारण सा जीवन जैसे हम लोग जीते हैं, लेकिन किंगडम के अंदर जो रोबोट्स हैं वो हुआजिन की रिसर्च को चुराना चाहते हैं और हुआजिन एक भी मौका उन्हें नहीं देना चाहता है। यू प्रोफेसर से कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? जिसपे हुआजिन आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूं तुम किंगडम की क्वींस ऑफ मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दो और तुम उसके मैकेनिकल हार्ट को धज्जियां उड़ा दो और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद यू को यही मिशन मिल जाता है कि उसे मोंडो द क्वीन ऑफ द किंगडम मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना है और उसके मैकेनिकल हार्ट को बर्बाद कर देना है और जिसके बाद उसे की ऑफ ऑल लॉक्स मिल जाएगी। यू आगे से कहता है कि वो छुट्टू मुट्टू रोबोट्स ही तो हैं, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उनके धज्जे उड़ा दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैंने भाई फर्स्ट एपिसोड को इसलिए मिलाया था क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी हो रही थी, क्योंकि अभी इसके चैप्टर कम हैं।